बरहुरदार लाली ने तो रिश्ते से इनकार कर दिया। शाहजाद साहब ने कमरे में कदम रखते हुए इसे झटका दिया था। क्या मतलब है आपका? वो ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? कोई इनकार नहीं है, मैं नहीं मानता किसी इनकार को, सीधी लहजे में बोला था। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? लड़की की भी कोई मर्जी होती है। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसके पास तुमसे शादी न करने की बहुत सारी वजूहात हैं जो अदा साहब ने मुझे बताई हैं। कौन सी वजूहात बताएं जरा मुझे भी, खुद इसकी वजूहात को जड़ से मिटा दूंगा। वो अपने कॉलर फोल्ड करते हुए बोला था, चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। मतलब इसे लाली की ये बात हरगिज पसंद नहीं आई थी। वजह मिटाने के लिए तुम्हें क्लीन शेव होना पड़ेगा और मूंछों के बगैर तुम बहुत कोझे लगते हो। शाहजाद साहब ने सोचते हुए कहा था, ऐसा मुमकिन नहीं है, बता दे इसे। अगर वो मेरी पहली मोहब्बत है तो ये मुझे मेरी दूसरी मोहब्बत है, और मैं पहली मोहब्बत के लिए दूसरी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगा। वो मूंछों को ताव देते हुए बोला था, मतलब कि तुम लाली को शादी के तोहफे में ये मूछें सौतन के रूप में दोगे। बाबा का अंदाज बेहद दोस्ताना और शरारती सा था। वो जैसे भी कबूल करे, कबूल तो इसे करना ही होगा। खैर आप परेशान ना हो, दूसरी वजह बताएं। वो उनके सामने बैठता फिर से पूछने लगा था, मेरे सुनने में आया है कि तुम उसे बहुत ज्यादा डांटते हो। अगर ऐसा है तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी डांट से डरकर वो कल बेहोश हुई थी और आज वो तुमसे शादी से इनकारी भी है। मेरी डांट नजर आती है, अपनी हरकतें नजर नहीं आती मोहतरमा को। खैर वो भी शादी के बाद कम कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसकी पंगेबाजी ही बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि वो लड़की सुधर नहीं सकती और इसे सुधारने के लिए डांटना जरूरी है। वो एक नजर इसके पिछले तमाम रिकॉर्ड पर गौर करते हुए बोला, ऐसा कोई मकाम इसकी जिंदगी में नहीं गुजरा था जिसमें इसे लाली को डांटने की जरूरत महसूस ना हुई हो। लाली की तमाम हरकतों पर गौर करते हुए वो इस तरह का कोई वादा नहीं कर सकता था। खैर अगली वजह बताएं। वो फिर से पूछने लगा, इसे तुम्हारे नाम शेर से भी खासा मसला है। इसे ये लगता है कि इंसानों का नाम शेर नहीं होना चाहिए। बाबा ने एक और वजह बयान की, जबकि इस वजह पर तो इन्हें घूरने लगा कि जिन्होंने बेटे की पैदाइश की खुशी में इसका नाम शेर रख डाला था। अब 28 साल का हो चुका हूँ, नाम चेंज नहीं हो सकता। इसने जैसे बात खत्म करनी चाहिए। पापा खामोशी से उठकर खड़े हो गए थे। मतलब के बस यही वजूहात थी। ये वजूहात तो कबूल करने लायक ही नहीं है। तो क्या मैं मंगनी की तैयारी करूं? वो बेड पर पड़ी अपनी शेरवानी की तरफ इशारा करते हुए बोला था। तो शाहजाद साहब ने नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर इसे देखा था। बाबा, अगर इन वजूहात पर लाली ने शादी से इनकार कर दिया है ना, तो कसम से गन पॉइंट पर निकाह कर लूंगा। वो जिद्दी अंदाज में बोला तो बाबा ने कहका लगाया था, परेशान मत हो बरखुरदार साहब। अदा साहब ने भी इन्हीं वजूहात को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया है। कल मंगनी है, तुम तैयारी करो। वो मुस्कुराकर कहते कमरे से निकल गए थे, जबकि शेर एक ठंडी सांस भरता अपनी शेरवानी देखने लगा था। अम्मी नहीं करेंगे यार, एक दूल्हा इस मुच्छर को बना दिया। कम से कम ड्रेस तो मेरी पसंद का लेने दे। मैं कल ये पहनूंगी, गुलाबी रंग का बेहद खूबसूरत सितारों से सजा ड्रेस। इसे अपने साथ लगाते हुए बोली थी, ठीक है दूल्हा इसकी पसंद का नहीं था, लेकिन अपनी शादी का अहम तरीन दिन वो बर्बाद भी नहीं कर सकती थी। लाली छोड़ दो ये फजूल हरकतें, मैं कह रही हूँ ना, मंगनी पे इतना शॉकिंग कलर कोई नहीं पहनता। अम्मी ने ड्रेस इससे दूर करते हुए कहा था। हाँ तो क्या सफेद पहनकर बैठ जाऊं? मुझे नहीं पहनना सफेद, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऊपर से ये आसमानी रंग का दुपट्टा, पता नहीं किस पागल ने ये मंगवाया है, बेहद नापसंद है मुझे। 0 नंबर, मैंने इतने लाइट कलर कभी नहीं पहनूंगी, और मंगनी पर तो हरगिज नहीं, ये मेरा स्पेशल डे है। वो अम्मी का पसंद किया हुआ ड्रेस एक तरफ रख चुकी थी। इसे ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जबकि सफिया बेगम तो चाहती थी कि वो यही ड्रेस पहने, क्योंकि मंगनी के दिन की मुनासिबत से एक तो ये ड्रेस बहुत खूबसूरत था, दूसरा ये शेर खुद अपनी पसंद से लेकर आया था। अब इन दोनों की यही बहस जारी थी जब अचानक शेर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। ताई अम्मी ने एक मस्कीन सी नजर इस पर डाली, जब वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आया, जबकि वो लाली की तरफ इशारा कर रही थी, जो इसे दरवाजे पर देखते ही चेहरा फेर कर ड्रेस देखने लगी थी। लाली, ये बहुत फजूल ड्रेस है, क्या मंगनी वाले दिन ये सफेद रंग पहनोगी? कितना बुरा लगेगा। मंगनी स्पेशल डे है, इस पर शॉकिंग पिंक कलर इस पर शॉकिंग पिंक कलर पहनना चाहिए, और इस पर ये सकाई दुपट्टा कितना खराब लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये ड्रेस। खबरदार जो तुमने ये पहना। वो हुक्म चाटते हुए बोला तो लाली से घूरने लगी थी। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं, और मैं ये ड्रेस पसंद कर चुकी हूँ, मैं कल यही पहनने वाली हूँ। आप किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे अब किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि मुझे पसंद है, और मैं कल इसी ड्रेस में मंगनी करूंगी। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो मुझसे मंगनी ना करे। वो नाक के नत्थे फैलाकर कहती बेहद मासूम लग रही थी। इसकी चालाकी पर जहां सफिया बेगम मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई थी, वहीं शेरने से गुस्से से घूरा था। बहुत गलत बात है लाली, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वो जताते हुए बोला था। अम्मी इसके साथ जूते कौन से हैं, दिखाइए मुझे। वो इसकी बात नजरअंदाज करते हुए अपने जूते देखने लगी थी। इसे ये सोच सोच कर मजा आ रहा था कि ये ड्रेस शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो इसे तंग करने में कामयाब हो चुकी है। इसने सोच लिया था कि शादी से पहले पहले वो इसे इस हद तक तंग करेगी कि वो शादी से इनकार कर देगा, लेकिन वो मासूम इसके दिमाग की चालाकियां नहीं समझ सकती थी। वो जिस तरह से आया था, इसी तरह से एक नजर सफिया बेगम की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि सफिया बेगम तो अपनी बेवकूफ बेटी को देख रही थी, जो ये सोचकर खुश हो गई थी कि इसने पहली बार ही सही लेकिन शेर की बात नहीं मानी थी। जरियार की नजर इसे बेहद परेशान कर रही थी। वो जहां जाती इसे अपने साथ ही पाती, लेकिन बरेरा बेगम के खुले अल्फाज में इजहार मोहब्बत पर अब वो इसे दूर भागने लगी थी। वो इसे छुपने और भागने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हवेली में कहीं न कहीं नजर आ ही जाता। वो इसके लिए किसी किस्म के जज्बात रखता था, वो नहीं जानती थी, और न ही वो जानने की ख्वाहिश रखती थी। पाजिब तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन निकाह में होने के बाद ये मुमकिन नहीं था, और अब वो अपने जज्बात से भी अनजान नहीं थी, क्योंकि निकाह के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। वो इसी सोच में गुम बाहर लॉन के साइड पर आ गई कि पीछे से गला खंखारने की आवाज आई। वो
गला खंखारने की आवाज आई। वो घबरा कर पीछे मुड़ी थी। सामने ही वो परशोक निगाहें बाजे पर जमाए हाथ में सिगरेट पकड़े दिलचस्पी से इसे देख रहा था। वो अक्सर रात इस तरफ सिगरेट की तलब पूरी करने आता था। वो शख्स एक अरसे से मुस्कुराना भूल गया था, लेकिन ये छोटी सी लड़की से ये काम करने पर मजबूर कर देती थी। इसका अंदाज, इसका ये बेजा डर जरिया सिकंदर शाह के लिए काफी दिलचस्प था। और अब भी इसे सामने देखते ही वो इसे छुपने का रास्ता तलाश करने लगी थी। क्या कर रही हो तुम रात के इस वक्त यहाँ पर? सरिया ने नरमी से पूछा था। कुछ नहीं, मैं तो अंदर जा रही थी। इसने भागना चाहा और इसका इरादा भांप कर सरिया ने इसकी नाजुक कलाई थामी थी। पासिब की जान पहले ही अटकी हुई थी, बिल्कुल निकलने वाली हो गई। इतनी जल्दी जाने की क्या है? इतनी जल्दी जाने की इतनी जल्दी जाने की है या मुझे छुपने की? वो अपने असली खरूस अंदाज में बोला तो पासिब को लगा कि वो खड़ी खड़ी बेहोश हो जाएगी। शाह साहब छोड़े मुझे। वो बुरी तरह से मचली। सियार नाम है मेरा। लड़की अगर शोर का नाम से बुलाते हुए शर्म आती है तो जन्म होने वाले बच्चों की अब्बा बाबा जान कहकर बुला लिया करो। इसके बाद तो पहले तो पासिब की पूरी आंखें खुल गई थी, लेकिन इसकी परशोक निगाहों के सामने पलकों के पर्दे ने आंखों को छुपा लिया। इसकी ये शर्म हया तो रियाज शाह का चैन पहले ही नजर में लूट चुकी थी। वो बेखुद सा होकर एक झटके से इसे खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। कमर के गिर्द मजबूती से हायल हुए वो इसे बेहद नजदीक कर गया था। वो तड़पने लगी, मगर इसकी आहनी गिरफ्त से निकलना इसके बस की बात नहीं थी। रात के 10 बजे कोई इस तरफ निकल आता तो वो सिर्फ सोचकर ही मचलने लगी थी। और अगर बरेरा बेगम, वो बुरी तरह से मजाहमत करने लगी, लेकिन इसकी मजाहमत का सरियार पर उल्टा असर हुआ था। सरियार के मुंह और जज्बात बेलगाम होने लगे। इस मजले अंधेरे में बाहों में एक नाजुक और नरम वजूद और फिर जायज रिश्ता महसूस होते ही सरियार के तमाम सोए हुए जज्बात अंगड़ाइयां लेकर बेदार हुए थे। सरियार की निगाह इस नाजुक सरापे से हट नहीं रही थी। इसने अपनी पनाहों में लिए वो बेखुद सा होने लगा। चुपकर इसके माथे पर मोहब्बत की मोहर जब्त की तो पासे भी से दूर होने की कोशिश में नाकाम होती मजीद खौफजदा होने लगी थी। निगाहें बार बार बड़े दरवाजे की सिमत उठने लगी थी। छोड़े मुझे, वो फिर से बेबसी से बोली थी। इसके डर को शर्म समझकर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। इसकी हालत की परवाह किए बगैर वो फिर से इसके चेहरे पर झुका, इसके नम होती आंखों को अपने पलकों से छूने लगा। इसकी निगाहें उठ नहीं पा रही थी और जरियार को इस मशर की हुस्न ने अपना दीवाना बना दिया था। एक हाथ इसके बालों में फंसाकर इसके चेहरे को ऊपर किया और इसके लबों को अपने होठों की शिद्दत भरी गिरफ्त में ले लिए थे। पाजेब ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर धकेलने की कोशिश की और साथ ही अपना आप शर्माना चाह रही थी, मगर वो ऐसा ना कर सकी, बल्कि अब इसके अमल में शिद्दत ही आई थी। इतनी शिद्दत के पाजेब को लगा कि वो इसकी जान लेने के दर पे है। आज शायद वो इसकी शिद्दत से दूसरी सांस ले सकेगी। इस शिद्दत पर पाजेब की मज़ाहमत बेबस हो गई थी। फिर वो इसे साथ छोड़कर इसका हसीन चेहरा देखने लगा। कल से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, वैसे ही जैसे एक बीवी अपने शोहर के साथ रहती है। और बरेरा, आज से तुम्हारे कमरे में मैं इससे बात कर चुका हूँ। वो सख्त लहजे में कहता एक बार फिर से इसे अपने करीब कर गया था और इसका नाजुक सा वजूद अपने सीने से लगाता अपनी चाहत इतनी इतने मान से वो लाया था इसे हवेली। वो इसके सामने बेबस होने लगी, लेकिन बरेरा बेगम, इसकी बंद आंखों में एक हसीन चेहरा आया और फिर मासूम सा हादी। इसने एक झटके से अपना आप छुड़वाया था और इसे एक निगाह उठाकर देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। नम आंखें साफ करती भागती हुई वहां से चली गई। हाँ, इसे रियाज सिकंदर शाह से मोहब्बत हो गई थी, हार गई थी वो इस शख्स के सामने, लेकिन वो कैसे भूल जाती कि वो इससे पहले किसी और का शोहर था, किसी और का बाप था। हाँ, वो खुदगर्ज नहीं थी, अपनी खुशियों के लिए किसी और का घर बर्बाद नहीं कर सकती थी। वो बुरी तरह से मचल रही थी, तड़प रही थी, ये जाने बगैर कि जिस घर को वो जानने से बचाने के लिए अपना सब कुछ उजाड़ रही है वो तो कभी बसा ही नहीं था। सुबह होते ही हवेली में हलचल सी मच गई थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी के पीछे लगा हुआ था। वैसे तो सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस इस कप का अपना अपना तैयार होना बाकी था। जब पासिब को अपने कमरे में एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बेड पर पड़ा हुआ मिला था। इसके ऊपर छोटी सी शीट पर लिखा हुआ था कि आज रात में इस ड्रेस में तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार करूंगा। इसका दिल जो जोर से धड़कने लगा था। क्या लिखा था इसके नसीब में? सरियार को खुद के पास आने से वो रोक नहीं सकती थी और ना ही इसे इसके हक से महरूम कर सकती थी, लेकिन बरेरा बेगम, कल की सारी रात इसकी इसी बेचैनी में गुजरी थी। ज़रियार का इसकी तरफ मतवज्जो होना कोई छोटी सी बात हरगिज नहीं था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। सब लोग इस वक्त हाल में जमा थे। लाली बहुत खूबसूरत लग रही थी, एक तो वैसे ही वो बेहद खूबसूरत थी, ऊपर से ये सिंगार इसे आसमान से उतरी हुई कोई परी बना चुका था। शेर का बस चलता तो इसे कभी अपनी नजरें ना हटाता। शेर की एक तरफ ज़ियार जबकि दूसरी तरफ स्नेहा लाली खड़ी थी। लाली बार बार मुंह बनाकर सिकंदर साहब को देखती और ये बताने की कोशिश करती कि वो इस मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सिकंदर साहब तो इसे इस तरह से नजरअंदाज कर रहे थे जैसे वो इनकी सौतेली बेटी हो या इसे कचरे के ढेर से उठाकर लाया गया हो। तालियों की भरपूर गूंज के बीच शेर ने इसे अंगूठी पहनाई। पहले तो लाली बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही शेर ने इसका हाथ नरमी से थामकर इसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाई तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक नजर शेर को देखा तो नजरें झुका गई, जबकि इसका ये शर्माया घबराया अंदाज शेर के दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। लाली वो देख बाहर आबद भाई फजीला आपा के भाई इसके हाथ में अंगूठी पकड़ाते स्नेहा ने बाहर की तरफ इशारा किया, जहां दरवाजे पर खड़ा आबद कोई काम कर रहा था।
इसके 2 दांत मुँह से बाहर आ रहे थे। सर के बीचों-बीच टिन बनी हुई थी। लाली को तो इसे देखकर रोना आ गया। मतलब अगर शेर नहीं तो इसे ये मिलना था। नो मूछ नो टेंशन। बल्कि यहाँ तो सर पे बाल ही नहीं है। फिर क्या ख्याल है? फजीला आपा का हीरा चलेगा या हीरे की अंगूठी? इसने इसके हाथ में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया, जबकि लाली का तो सारा ध्यान बाहर की जानब था, जहाँ पता नहीं आबिद क्या काम कर रहा था। वो इसके हाथ में मौजूद अंगूठी शेर के मुँह में जा रही थी। लाली बेवकूफ लड़की, अंगूठी मेरे हाथ में पहनानी है, मेरी गर्दन में नहीं। वो अल्फाज चपा चपा कर गुस्से से बोला था, जबकि इसके डांटने पर लाली बौखलाकर मुंह बना गई थी और अंगूठी इसके हाथ में पहनाई। इस दौरान इसका हाथ बिल्कुल भी शेर के हाथ से टच नहीं हुआ था। अंगूठी पहनाते ही हर तरफ मुबारकबाद का शोर शराबा शुरू हो गया था। पहले तो सबसे आखिर में निकाह की रस्म होनी थी, क्योंकि निकाह 18 तारीख को ही रखा गया था, लेकिन शेर की फरमाइश पर निकाह पहले करने का फैसला कर दिया गया था। स्नेहा लाली को थाम कर कमरे में ले गई, जहां आते ही इसे अपने कल की ड्रेस की फिक्र लाहक हो गई थी। अब जो भी था, टिंड कलोनी दाल सलोनी से तो मुच्छर ही बेहतर था। इस वक्त इसके सामने एक बेहद खूबसूरत व्हाइट कलर का ड्रेस था, जो एक बहुत मशहूर ड्रेस डिजाइनर की बहुत खूबसूरत तख्लीक था। ये ड्रेस इतना खूबसूरत था कि इसे देखते ही स्नेहा ने इसकी भरपूर तारीफ की, जबकि ये सोचकर कि ये ड्रेस वो खुद पहनेगी तो लाली आसमान में उड़ने लगी थी। इसके भाई ने इसके लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस पसंद की थी। इसका दिल चाहा कि सियार के दोनों घालों को चूमकर इसका शुक्रिया अदा करे। एक दिमाग पर वो मुझसे सवार था, तो दूसरी तरफ अपनी शादी की तैयारियां देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। आजकल अम्मी से डांटने के बजाय हर थोड़ी देर के बाद प्यार कर रही थी। इसे तो पता ही नहीं था कि दुल्हन बनने वाली लड़की को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। वैसे तो वो मम्मी स्नेहा से 4 माह छोटी थी, लेकिन आजकल वो इससे बड़ी बनी हुई थी। छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात समझा रही थी। किस तरह से अपने शेरादा को लूटना है। वो इसे बहुत प्यार से छोटी बड़ी बातें समझा रही थी, ताकि स्नेहा कोई भी गलती ना करे। और इन दोनों में ये डील भी हो चुकी थी कि शादी के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे वो दोनों आधा आधा करेंगी। शुरू में तो स्नेहा को यह शर्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसे लगता था कि शेरादा से निकलवाए जाने वाले सारे पैसों पर सिर्फ इसका हक है। अब ये लाली भी हकदार बन गई है, लेकिन लाली की टिप्स इसके लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। वो इसे बहुत सारी रस्में बता रही थी, जिसमें बहुत सारे पैसे मिलने के भी चांसेस थे। इसलिए आजकल वो वही कर रही थी जो लाली से करने का कह रही थी। वैसे तो इसकी ख्वाहिश थी कि शेर की शादी में वो बहुत सारे पैसे जमा करे और तुर्की जाकर अपने लिए दूल्हा ढूंढेगी, जबकि अब शेर खुद इसका दूल्हा बन गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुर्की नहीं जाएगी। ये तो इसका खौफ था। तुर्की तो इसे हर हाल में जाना था, और शेर से अगले पिछले सारे बदले लेने के लिए इसने सोच लिया था कि जितना शेर ने इसे डांटा है, वो एक एक बात का चुन चुन कर हिसाब लेगी। और सबसे पहले तो इसे अपनी किताबें जलानी थी, वो भी शेर के सामने बैठकर, ताकि इसे पता चल जाए कि लाली आगे पढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं रखती। और अब तो इसके पास बहाने भी बहुत सारे थे। जैसे एक शादीशुदा लड़की को बहुत सारे काम होते हैं, इस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर बार संभालना होता है। ऐसे में वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकती थी। इसे यकीन था कि शेर इसे पढ़ने के लिए जरूर फोर्स करेगा, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी खासी लंबी तकरीर तैयार कर चुकी थी, जिसे वो शेर के सामने करने वाली थी। ज्यादा ना भी हो तो इस पे थोड़ा बहुत तो इनका असर हो ही जाना था। और अब तो इसने सोच लिया था कि शेर ने अगर जरा सा भी इसे डांटा या गुस्सा किया तो वो अपने बाबा को बताएगी, नहीं तो वो चाचू से शिकायत करेगी। अब वो इतनी मासूम जान पर शेर का जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वो शेर की बीवी बन जरूर रही थी, लेकिन इसने फैसला कर लिया था कि वो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी और शेर की कोई भी नाजायज पराई वाली बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी। कहने को तो सब सेट हो चुका था, कल इसका निकाह भी था, सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जाने क्यों अम्मी और बाबा की आंखें बार बार भीग रही थी। वो कह रही थी कि कौन सा वो कहीं दूर जा रही है जो सब रो रहे हैं। अभी अभी इनके कमरे से आई थी, जहां बाबा उदास और मामा को आंसू बहाते देखकर वो भी उदास हो गई थी। प्लीज मामा बाबा से कहे ना इस तरह से रोए नहीं, मेरा तो दूल्हा पसंद का भी नहीं है, लेकिन देखें फिर भी मैं कैसे मुस्कुरा रही हूँ। वो बेहद मासूमियत से इनको समझा रही थी। सफिया बेगम का दिल चाहा कि अपनी रख कर कान के नीचे लगाकर इसकी अकल ठिकाने लगाए, लेकिन ये सोचकर कि खामोश हो गई कि कल वो दुल्हन बनने वाली है। बेटा आप ये बातें नहीं समझ सकती। कल आप हमसे दूर नहीं हो रही, लेकिन हमारा नाम आपसे जुदा हो जाएगा। कल से आप शेर की हो जाएंगे और फिर एक अच्छी बीवी बनने के लिए आपको इसकी सारी बातें माननी होंगी। हमें यकीन है कि हमारी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है और हमें शिकायत का मौका कम ही देगी। तुम्हें पता है लाली जब एक माँ अपनी बेटी की शादी करता है तो सिर्फ एक शादी नहीं होती, बल्कि वो अपनी इज्जत बेटी के जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो सिर्फ एक शादी नहीं होती, बल्कि वो अपनी इज्जत को बेटी के हवाले कर देता है और इससे कहता है कि जाओ बेटा मेरी इज्जत की हिफाजत तुम करोगी। तारीख अपने इखलाक से, अपनी तरबियत से जब एक बेटी अपने बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जाती है, सुबह अपने साथ अपने पहलू में अपने बाप की इज्जत बांध कर लेकर जाती है, जिसकी हिफाजत करना इस पर फर्ज होता है। तुम कहीं दूर तो नहीं जा रही, लेकिन मैं फिर भी अपनी इज्जत तुम्हारे पहलू में डाल रहा हूँ, तुम ही इसकी हिफाजत करनी होगी। अपने माँ की आला तरबियत से अपने बाप का सर हमेशा बुलंद रखना होगा। वो इसे अपने सीने से लगाए समझा रहे थे, जबकि लाली खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। आप फिक्र न करें बाबा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। काफी देर खामोश रहने के बाद वो बोली, तो सिकंदर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे यकीन है मेरी लाडली बेटी बहुत ज्यादा समझदार है। बेगम आप तो ऐसे ही कहती हैं, पता नहीं इस बेवकूफ और कामचोर का क्या होगा। बाबा शरारती नजरों से अपनी बेगम को देखते हुए कहा, तो लाली शौक की कैफियत में अपनी माँ को देखने लगी थी। मामा बाबा ने मुझे कामचोर और बेवकूफ कहा।
बाबा मामा ने मुझे कामचोर और बेवकूफ कहा, इसे काफी बड़ा झटका लगा था। नहीं नहीं मेरी लाडो, इन सब बातों के लिए थोड़ी ना कहा था। आप भी कमाल करते हैं शाह साहब। बेटी को हैरान और परेशान खुद देखते पाकर सफिया बेगम हड़बड़ा गई थी। बस बहुत हुआ, हर कोई मुझे कामचोर और बेवकूफ समझता है। आप मेरी रुखसती करें, मुझे वापस मायके आना ही नहीं है। वो झूठे आंसू बहाते हुए बोली थी। अरे नहीं नहीं मेरी चंदा, तुम तो बहुत समझदार हो, हमारी बात समझती हो, तुम कहाँ बेवकूफ हो। अम्मी इसे बिचकारते हुए कहने लगी तो लाली ने भी मुस्कुराकर नाराजगी खत्म कर ली थी। जो भी था वो इन दोनों की उदासी खत्म करने में कामयाब हो चुकी थी। इसने किचन में कदम रखा तो बरेरा कुशन में इसने किचन में कदम रखा तो बरेरा किचन में कुछ कर रही थी, लेकिन पास ने नोट किया कि वो रो रही थी। क्या हुआ बरेरा बेगम, आप इस तरह से रो क्यों रही? वो बेहद परेशानी से इसके पास आई थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया। खैर मैं तुम्हें बता दूं, कल से ऊपर वाले कमरे में सोने वाली हो। मैंने जरिया को समझा दिया है, जो भी है जैसा भी है, अब तुम इनकी बीवी हो, इनका फर्ज बनता है कि वो तुम्हारे सारे हकूक पूरी करें। इसलिए कल सुबह मुलाजमत तुम्हारा सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देगी, और मैं तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ। वैसे देखकर कहती हुई अपने आंसू छुपाती काम में मसरूफ हो गई थी। इस सब की जरूरत नहीं है बरेरा बेगम, आपने जितने एहसान किए हैं इतना ही काफी है। मुझे इतना भी एहसानों के बोझ तले ना दबाएं कि मैं उठ भी ना सकूं। हर चीज अपनी जगह अपनी अहमियत रखती है, लेकिन मैं आपके कमरे में नहीं जाना चाहती। प्लीज समझने की कोशिश करें। जरिया साहब ने मुझे इज्जत दी, अपना नाम दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप जरिया साहब को समझा दे कि मैं इनसे कुछ भी नहीं मांगती। वो इस रिश्ते को बेशक ना निभाए, मेरे लिए उन्होंने जो किया है वही बहुत है। ऐसे कैसे बहुत है? तुम इनके निकाह में हो, जो फ्राइज इनके हैं वो तो जरूर पूरे करेंगे, लेकिन अगर फिलहाल तुम इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो खुद इनसे कह दो। तुम बस इन्हें ये कह दो कि जिन हालात में तुम्हारी इनके साथ शादी हुई है वो तुम्हें कबूल नहीं कर पा रही, और भी और भी तुम्हें वक्त और तुम्हें अभी वक्त की जरूरत है। पुराने रिश्तों को बुलाकर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिस शख्स के साथ तुम्हारी मंगनी हुई थी वो भी तुम्हारे लिए अहमियत रखता होगा। इसको इस तरह से देखकर कहने लगी जबकि वो उसकी चालाकी समझे बगैर बोली थी। नहीं बरेरा बेगम, वो शख्स मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जिसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं, भला वो मेरे लिए अहम कैसे हो सकता है? लेकिन आप मेरे लिए अहमियत रखती हैं। आपने मेरी इज्जत बचाई, मुझे दुनिया के सामने सर उठाकर जीने का हक दिया। आप मैं आपका हक नहीं छीन सकती। मैं खुद ज़िया साहब से बात करूंगी। ज़रिया साहब का ये ज़रिया साहब पर सिर्फ आपका हक है, सिर्फ आप ही इनकी बीवी बनकर रहें। और इसके दोनों हाथ थामते हुए बोली तो अपने प्लान की कामयाबी पर वो इसे गले से लगाकर आंसू बहाने लगी थी। ये तो वो जानती थी कि ज़रियार को अपनी इज्जत और अपनी गैरत बेहद प्यारी है, और जबरदस्ती का कायल नहीं। अगर इसकी बीवी इसके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहेगी तो इसके साथ जबरदस्ती हरगिज नहीं करेगा। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है पासेब, मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही। मैं तुम्हें यहाँ तो लेकर तो आई हूँ अपनी जगह अपने मकाम पर, लेकिन अब ज़रियार को तुम्हारे साथ बांटना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मुझे गलत मत समझना, हर औरत की तरह मैं भी अपने शोहर को बेपनाह चाहती हूँ, और इन्हें किसी के साथ बांधना मेरे बस की बात नहीं है। वो आंसू बहाते हुए बोली, आप ना रोएं बरेरा बेगम, मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने जितना बड़ा दिल करके दिखाया है, इसके बाद अगर आपके लिए कुछ कर सको तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। वो बेहद नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए बोली थी, जबकि दरवाजे के बाहर स्नेहा और लाली ने इनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन अंदर नहीं गई। शायद यहाँ इनके अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो जानती थी कि इनकी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके भाई को बांटना तो इनकी भाभी के बस की भी बात नहीं थी। वो खामोशी से पलट गई थी। लाला रुख बिनते सिकंदर शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? व्हाइट ड्रेस में सुरख रंग का घूंघट में गवाहान की मौजूदगी में वो इसके निकाह को कबूल कर रही थी। वो जो खुद को बहुत मजबूत जाहिर कर रही थी, सोच रही थी कि ये सिचुएशन इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। यहाँ आकर इसका दिल चाह के वो फूट फूट कर रोने लगे। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ शोर शराबा होने के बावजूद भी इसे सन्नाटा ही लग रहा था। आज इसके बाप का नाम इसके नाम से अलग होने जा रहा था। ना जाने क्यों बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। पापा ने इसके सर पर हाथ रखा तो इसका दिल चाह के इनके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगे। आंसू बेख्तियार ही पलकों से छूटकर गालों पर आ गए थे। पापा ने इसे अपने साथ लगाते हुए इसके सर पर भरोसा दिया, जबकि दूसरी तरफ से रिया ने इसे मौलवी साहब की तरफ ध्यान देने का कहा था। इसका दिल चाहा कि वह यहाँ से भाग जाए। कोई लड़की अपने बाप का नाम खुद से अलग करना चाहेगी नहीं। बाबा की मोहब्बत बड़े लम्स और भाई की ठंडी छाव में इसने निकाहनामे पर दस्तक कर दिया। हर तरफ मुबारकबाद की गूंज शुरू हो चुकी थी। लाली से निकाह कबूल करवाने के बाद सब लोग बाहर चले गए, जबकि लाली अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगी थी। इसके इस तरह से रोने पर स्नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मामा मैं शादी नहीं करूंगी और निकाह तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। स्नेहा पाकीज़ा बेगम के सीने से लगते हुए बोली तो पाकीज़ा बेगम परेशान हो गई, लेकिन इसके नसीब के लिए दुआएं जरूर मांगी थी। ना जाने इनकी बेटी के नसीब में क्या लिखा था। थोड़ी ही देर में बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। निकाह की रस्म मुकम्मल अदा हो चुकी थी। आज लाला रुख सिकंदर शाह से लाला रुख शेरजार शाह बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों को बाहर हाल में एक ही स्टेज पर बिठा दिया गया। वो शहजादों की आन बान रखने वाला शख्स आज भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वो आहिस्ता से आकर इसके पहलू में बैठा तो लाली ने बेख्तियार ही जरा सा फासला बनाने की कोशिश की, जो कि इसका हाथ थम कर नाकाम कर गया था। बड़ा शौक हो रहा है मुझसे दूर भागने का। मुझे ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अंदर इतना रोना धोना क्यों मचा के रखा था? इंसान से शादी हुई है, किसी जिन से नहीं। इसका लहजा काफी सख्त था। शायद वो नाराजगी का इजहार कर रहा था, लेकिन लाली को तो लग रहा था यहाँ पर भी वही इस पर गुस्सा हो रहा है, इसे डांट रहा है। बस बहुत हुआ। अगर आपने मुझे डांटा ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सबको बता दूंगी चिल्ला चिल्ला कर। कौन अपनी इतनी प्यारी दुल्हन को निकाह वाले दिन डांटता है? वो मुंह बनाते हुए बोली तो शेर एक नजर इसके नाक पे रखी बड़ी सी नथ को देखने लगा था, जबकि इसकी नथ को मोती बार बार इसके लब्बों को छूकर इसे बेचैन कर रहा था। बेवकूफ लड़की, मैंने कब डांटा? मैं तो सिर्फ एक बार बता रहा था
मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। इसका लहजा भी सख्त था। वो इस पर इल्जाम लगा रही थी। हाय अल्लाह, आप क्या कर रहे हैं? इसे डांट नहीं तो क्या प्यार करना कहते हैं? वो इसे घूरते हुए बोली थी। प्यार करना तो नहीं कहते है, प्यार करना तो मैं तुम्हें कमरे में जाकर बताऊंगा ना कि किसे कहते हैं। सबके सामने थोड़ी ना कर सकता हूँ। आज रात आऊंगा और तुम्हारे कमरे में तुम्हें एक झलक दिखाने के लिए। इसके लिए तो निकाह पहले किया है, ताकि शादी की रस्मों में तुम्हारे हर रूप को पूरे हक से महसूस कर सकूं। वो इसकी जानब झुकते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला तो लाली के कानों की लो के साथ सारे का सारा चेहरा भी सुर्ख हो गया था। देखें, अब दूर रहकर बात करें। वो इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर करते हुए बोली थी। इसके दिल के साथ साथ हाथ पैर भी बुरी तरह से कांपने लगे थे। डार्लिंग, अब तो हम बहुत करीब से बातें करेंगे, इतने करीब से कि तुम्हारी सांसें भी अटकने लगेंगी। वो इसकी जान मजीद मुश्किल में डालता हुआ एक बेबाक सरगोशी कर गया। लाली की तो जान लबों पर आ चुकी थी, जबकि इन सरगोशियों पर हवेली में आए मेहमान दबी दबी सी हंसी हंसते हुए इन्हें सदा खुश रहने की दुआएं दे रहे थे। हर कोई इनकी जोड़ी पर माशाल्लाह कहे बिना न रह सका था। सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता अपने घर जा रहे थे। कुछ थे जो उन्हीं की हवेली में रुक गए थे। हर कोई किसी न किसी काम पर लगा हुआ था। एक तरफ मर्दों ने महफिल सजा के रखी थी तो दूसरी तरफ औरतों के साथ सफिया बेगम और पाकिज़ा अपनी ही बातें किए जा रही थी। आज बहुत रौनक लगी थी। सफिया बेगम ने हर औरत से पाजेब को इनकी बहू के तौर पर मुतारफ करवाया था। पाजेब का सारा सामान इसके कमरे से उठाकर ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वो कमरे में आई तो बरेरा अपना सामान लगा रही थी। अरे तुम यहाँ आ गई, तुम्हें ऊपर वाले कमरे में जाना है। जाओ, श्रेया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे दिल में जो भी है इनके सामने साफ साफ कह देना। मैं समझ सकती हूँ कि इस रिश्ते को कबूल करना इतना भी आसान नहीं है, और ज़रियार भी तुम्हारी बात को समझेंगे। बिल्कुल भी घबराना मत। वो इसके पास आती से ऊपर जाने का मकसद समझा रही थी और पाजेब ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जबकि कमरे के बाहर कदम रखते ही सीढ़ियां चढ़ते इसके पसीने छूट चुके थे। इसके कदम मन मन भारी हो रहे थे। पता नहीं क्या होना था। ये दिन इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। क्या वो ज़रियार को इस तरह से अपने करीब आने से रोक पाएगी? क्या वो इसकी बात को समझने की कोशिश करेगा? वो अपनी ही सोचों में इसके कमरे के बाहर आ रुकी जब दरवाजा अचानक ही खुल गया था। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो एक ही झटके में इसका बाजू था, मैं इसे अपनी तरफ खींच चुका था और अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया था। ज़रियार एक ही लम्हे में से अपने बेहद करीब कर गया था। वो किसी कटी डाल की तरह इसकी बाहों में आ समाई थी, जबकि ज़रियार इसकी सांसों की खुशबू को अपने अंदर जज़ब कर रहा था। इसकी मज़ाहमत पर गौर किए बगैर वो इस पर अपनी मोहब्बत की महर लगा रहा था। वो इसकी सांसों का मालिक बन गया था। वो किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज रही थी। ज़रियार बहुत मोहब्बत से इसके वजूद में अपनी पनाह ढूंढ रहा था। इसका हर अंदाज में पासेब के लिए चाहत थी, मोहब्बत थी, इज्जत थी, मान था। इसके किसी भी अंदाज से ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये रिश्ता जबरदस्ती या मजबूरी का है। वो बेहद मोहब्बत से इसे छू रहा था, इसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। इसका अंदाज किसी समझौते का मोहताज नहीं था। इसके एक अंदाज में पासेब के लिए बेपनाह चाहत थी। इसके छूने से वो गुलनार होए जा रही थी। इसका लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो कसमसा कर इसकी बाहों से निकली और इसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। इसकी शिद्दत बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था। वो मासूम नाजुक सी लड़की इसकी दीवानगी के सामने हारती चली जा रही थी। ज़रियार ने मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन से बाल हटाए और उसे अपने बेहद करीब करते हुए इसकी गर्दन पर अपने भीगे लब रखे। पाजेब सिमट कर इसे दूर होने ही लगी थी कि ज़रियार ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। इसकी तेज होती सांस को वो अपनी बदम पड़ती सांसों के साथ महसूस कर रहा था। वो नाजुक सी लड़की इसकी पनाहों में सिमट चुकी थी। दिल ने अलग जोर पर कर रखा था, जब जैसे आज ही सीने की मजबूत दीवार तोड़कर बाहर आ जाएगा, और हाथ पैर खुद बहुत ही कांपने लगे थे। ज़रियार साहब, मैं ऐसा नहीं चाहती। आप बरेरा बेगम के साथ बेवफाई न करें, वो जी नहीं पाएंगी। इसने कांपती हुई आवाज में से रोकना चाहा था, लेकिन मैं तो ऐसा चाहता हूं, बल्कि मैं तो इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूं, और बरेरा या किसी का भी नाम लेकर मुझे रोक नहीं सकती। ज़रियार इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए इसके लबों पर झुका था। इसके नाज़ुम पखरियों जैसे होंठों पर अपने लब रखते हुए वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था। पाजेब की सांसें रुकने लगी थी, लेकिन शायद इस शख्स को रहम करना आता ही नहीं था। क्या शायद वो इस पर रहम करने का कोई इरादा ही नहीं रखता था? वो इसके लबों पर झुका अपनी तमाम शिद्दतों के साथ इसकी सांसों में उतरता चला जा रहा था। इसे खुद से दूर करने की कोशिश में वो नडाल होती इसके कलर को पकड़कर इसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अगले ही लम्हे ज़रियार से अलग होते हुए इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में उठा चुका था। देखो लड़की, मुझे बहानेबाजियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे लड़ झगड़ कर तुम्हें पाया है। मैं तुम्हें जितना वक्त दे सकता था दे चुका हूँ। इससे ज्यादा ना तो मैं तुमसे वक्त मांग सकती हो, और ना ही इससे ज्यादा ना तो तुम मुझसे वक्त मांग सकती हो, और ना ही मजीद वक्त की अहमियत और ना ही मजीद वक्त की उम्मीद कर सकती हो। अब तुम्हारे पास मुझे कबूल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अब तुम अपने फ़राइज़ सरअंजाम दो, और तुम्हारा फ़र्ज़ यह है कि तुम इस वक्त अपने शोहर की खिदमत करोगी। तुम्हें पता है एक शोहर को इसके हक से रोकना कितना बड़ा गुनाह है। एक शोहर के हकूक़ पूरे न करने वालों को अल्लाह तो माफ़ी ही नहीं करता। क्यों अल्लाह की नज़रों में गुनहगार हो रही हो? अगर तुम्हें यह लगता है कि यह शादी मैंने अपनी पहली बीवी बरेरा के कहने पर की है, तो वो तुमसे झूठ बोल रही है। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से अपने मुकम्मल होशो हवास में की है। तुम पहली मुलाकात में ही पसंद आ गई थी, और आज मेरी वही पसंद बनकर बल्कि मेरी चाहत बनकर इस हवेली में आई हो। तुमसे शादी करने के लिए मुझे बरेरा ने फोर्स नहीं किया, और ना ही वो कभी ऐसा कर सकती है। तुमसे शादी करना सरासर मेरा ज़ाती फैसला था। वजह मेरी तुमसे मोहब्बत है, जो मैं पहले ही नज़र में तुमसे कर बैठा हूँ। तुम ये सोच रहे कि मैं जज्बात में आकर या किसी मजबूरी के तहत तुम्हारे हकूक़
हकूक अदा कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी मनचाही बीवी, जिसे मैं खुद पसंद करके इस हवेली में, इस कमरे पर, इस बेड पर लेकर आया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हम दोनों का रिश्ता सच्चाई पर मबनी होगा। मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, किसी बरेरा का मुझ पर कोई हक नहीं है। 7 साल पहले मेरा और बरेरा का जो रिश्ता जुड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है जो मैंने अपने बाबा के लिए किया था। मेरे बाबा डिप्रेशन के मरीज हैं, वो किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी अपने सर पर सवार कर लेते हैं। इन्हें माइग्रेन है, अगर टेंशन हद से ज्यादा सवाल हो जाए तो इनकी जान भी जा सकती है, इनकी दिमाग की नस फट सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो 7 साल पहले मैं पापा के सामने बयान नहीं कर सका था और ना ही आज कर सकता हूँ। पापा की नजरों में बरेरा इनके भाई की बेटी, इनकी घर की बहू इनके लिए बहुत अजीज है, जिसका रिश्ता वो बचपन में ही मांग चुके थे। इनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने शादी करने पर मजबूर हो गया था, लेकिन मैंने बाबा को बता दिया था कि मैं इससे शादी करूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। आज तो मेरी बाहों में मेरी मोहब्बत बनकर आई हो। अपने दिमाग से तमाम फजूल सोच निकाल कर दो अपने दिमाग से तमाम फजूल सोचों को निकाल दो। ज़रिया शाह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा बनकर ही आया है और जिंदगी भर तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, और यही वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। वो इसका हाथ अपने हाथों में था, मैं इसके चेहरे पर झुका हुआ था। वादा करो मुझसे पाजिब कि हम दोनों में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। वो अपना हाथ इसके सामने फैलाते हुए बोला, तो पाजिब नहीं जानती थी कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसे वादा करने के लिए इसका दिल उकसा रहा था। इसने आहिस्ता से अपना नाजुक मुलायम हाथ इसकी सख्त चौड़ी हथेली पर रखा। ये अमल बिल्कुल बेहतराना था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसने इसने ऐसी हरकत क्यों की, जबकि वो बरेरा से वादा करके आई थी कि वो इसके शौहर को इसे नहीं छीनेगी। ज़रिया ने मुस्कुराकर इसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में थामते हुए लब्बों से लगाया था, और फिर इसी अंदाज में इसका हाथ बल पर रखकर इसके चेहरे पर झुका और जावजा इसके चेहरे पर अपने होठों का लम्स छोड़ रहा था। इसकी मोहब्बत का ये एहसास बिल्कुल नन्हे नन्हे बारिश के कतरों की जैसा था, जैसे महसूस करते हुए पाजेब के दिल में हलचल सी होने लगी थी। इसकी बेबाकी पर वो सर से पैर तक सुर्ख हो चुकी थी। इसकी रजामंदी के बाद ज़रियार की बेबाकियां और भी बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने लब्बों से इसके होठों पर मोहब्बत की दास्तान लिखता इसे किसी और ही दुनिया में ले गया था। इसकी पनाहों में वो मदहोश हो चुकी थी। वो इस शख्स की मोहब्बत से इनकारी थी। वो यहाँ इसके साथ किसी भी रिश्ते को निभाने से इनकार करने आई थी। वो यहाँ से वक्त मांगने आई थी, इसे कहने आई थी कि इसे ज़रिया शाह की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज़रिया का नाम ही काफी है। वो सारी जिंदगी इसके नाम पर गुजार लेगी, लेकिन बरेरा से इसकी मोहब्बत को नहीं छीनेगी। लेकिन इस शख्स की बाहों में इसकी मोहब्बतों के दरमियान वो अपना हर वादा भूल कर सिर्फ और सिर्फ इसकी मोहब्बत को महसूस कर रही थी। जबकि ज़रिया शाह गुजरती रात के साथ इसकी मोहब्बत की मीठी बूंदाबांदी बनकर बरस रहा था, और वो इसकी मोहब्बत में भीगती चली जा रही थी। रात 1 बजे का वक्त था और पाजेब अभी तक नीचे नहीं आई थी। बेचैनी से बरेरा का पागलू बेचैनी से वो बड़े हाल में पागलों की तरह चक्कर काट रही थी। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था, ना जाने कहाँ रह गई। इसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। इसकी प्लानिंग के तहत अब तक पाजेब को कमरे से निकल जाना चाहिए था, या ये भी हो सकता था कि ज़रिया और पाजेब एक ही कमरे में अलग अलग सो रहे हों। हो सकता है पाजेब जमीन पर या सोफे पर हो और ज़रिया बेड पर, क्योंकि ये तो बरेरा भी जानती थी कि ज़रिया कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो रिश्तों को खूबसूरती से निभाता था। वो कभी भी पाजेब के साथ जोर जबरदस्ती से काम नहीं लेगा। वो जानता था पाजेब बहुत नरम जज्बात रखने वाली लड़की है, और ज़रिया कभी अपनी मोहब्बत के जज्बातों के साथ खेल नहीं सकता था। 2-4 बार इसका दिल चाहा कि वो खुद ऊपर कमरे में चली जाए, लेकिन इस वक्त वो पाजेब की नजरों में कभी गलत साबित नहीं हो सकती थी। पाजेब को ज्यादा ज़रिया से दूर रखने के लिए इसे ज़रिया के खिलाफ करना बेहद जरूरी था, और इसने इस चीज के लिए सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर अमल करने का इरादा रखती थी। अभी वो इन्हीं सारी सोचों में टेंशन ले रही थी कि जब इसका फोन बजा। थानी का नंबर जगमगाना देगा इसके माथे पर गुस्सा चमक उठा था। एक तो इसने अपनी जिंदगी अजाब बनी हुई थी, और दूसरी तरफ दानी और रोहान ने इसे तंग करके रखा था। 2 करोड़ तरह से, लेकिन 30 लाख रुपए वो इसे भिजवा चुकी थी, और इसने यही कहा था कि वैसे थोड़े थोड़े करके पैसे दे सकती है, लेकिन दानी के ड्रामे बढ़ते ही चले जा रहे थे। इस लड़की ने इसके नाक में दम करके रखा हुआ था। अगर वो चाहती तो इसे चुटकी में मसल देती, एक लम्हे में इसके होश ठिकाने लगा देती, लेकिन फिलहाल वो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती थी। ज़रिया हर वक्त इस पर नजर रखे हुए था, और फिलहाल वो पास बस ज़रिया की जिंदगी का कांटा बनी हुई थी। वो मंजर से हट नहीं सकती थी। वो जानती थी कि इसकी छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी साबित हो सकती है। दानी के बारे में सबको बस इतना ही पता चल जाना कि वो इसकी दुश्मन की बेटी है, इसका किस्सा तमाम कर सकती है। लेकिन ऐसा करना भी इस वक्त खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इसका नाम शामिल हो रहा था। रोहान दानी के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। यकीनन इसका नाम लेने से भी वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए सबसे जरूरी यह था कि वो रोहान को इसके खिलाफ कर दे, जो बेहद मुश्किल था, लेकिन इसके लिए बरेरा एक प्लान तैयार कर चुकी थी। ज़रिया बिल्कुल ठीक कहता था। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से मतलब था। खुद पसंदी इसके सर पर सवार थी। बरेरा को कोई फर्क नहीं पता था कि कोई दूसरा जीता है या मरता है। इसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। वो ज़रिया को बेपनाह चाहती थी, मगर इसकी ख्वाहिश ये भी थी कि ज़रिया सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इससे मोहब्बत करे। कहते हैं कि औरत मां बनने के बाद अपनी औलाद से ज्यादा किसी को नहीं चाहती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। इसे हादी से कोई लगाव नहीं था, बल्कि हादी को दुनिया में लाने की वजह भी ज़रिया था। वो तो हादी को पैदा ही नहीं करना चाहती थी, जिसके लिए इसने बहुत सारी प्लानिंग भी की थी, लेकिन ये इसकी किस्मत थी कि खुद मौत के मुंह तक पहुंच गई। लेकिन हादी को दुनिया में आना था, और वो आया था। और हादी के आने के बाद जब ज़रिया ने इसे और हादी के आने के बाद जब ज़रिया ने इसे इससे भी ज्यादा अहमियत और तवज्जो दी, तो इसने हादी को भी बीच से हटाना चाहा। इसने 2 बार हादी को दूध में जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन ज़रिया ने इसे बचा लिया। वो इसे साइको औरत कहता था,
वो इसे साइको औरत कहता था, वो इसकी मोहब्बत को मोहब्बत मानता ही नहीं था। इसने ये सारी बातें घर वालों को बताने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सबको यह सिर्फ और सिर्फ ज़रियार की नापसंदीदगी लगती थी। वो दो चार आंसू बहाकर बहुत आसानी से सबको अपनी तरफ कर लेती थी, सिवाय इसकी माँ के। कोई नहीं समझता था ज़रियार को। वो सब और सबको यही लगता था कि सारी गलती ज़रियार की है। वो चाहे कितना भी सबको समझाने की कोशिश करे, लेकिन इसकी बात किसी को भी समझ में नहीं आई थी। हर तरफ से खुद को नाकाम पाकर वो खामोश हो गया था, जबकि वो रोना धोना मचाकर हर लड़ाई के बाद इतनी मासूम बन जाती कि कोई भी इस पर शक न करता था। ज़रियार इस पागल औरत से इस हद तक तंग आ चुका था कि वो अपना ज्यादातर वक्त शहर में गुजारता था। पहले पहले तो वो हादी को भी अपने साथ ही लेकर जाता, लेकिन फिर इसकी माँ खुद ही हादी का ख्याल रखने लगी। इसे सबको सख्ती से मना करके रखा था कि हादी के पास प्रेरणा को ना जाने दिया जाए, और अम्मी से संभालती थी, इस बात का ख्याल रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो औरत अपनी औलाद को मारने की कोशिश कर सकती है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। लाली गहरी नींद सो रही थी जब इसे अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। वो हड़बड़ाकर उठी, से पहले कि वो चीख मारती किसी ने सख्ती से इसके मुंह पर अपना छोरा हाथ दबा दिया था। बेवकूफ हसीना, शोर क्यों मचा रही हो? कोई जिन देख लिया है क्या? वो इसके चेहरे पर झुका, इसके लबों पर अपने हाथ रखे आंखों में शरारत लिए से सवाल कर रहा था। लाली की बोलती तो वैसे भी शेर ने अपने हाथ से बंद करके रखी थी, और अगर इसका मुंह बंद नहीं होता तो कौन सा वो इस कंडीशन में एक भी लफ्ज बोल सकती थी। इसका नाजुक सा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आना चाहता था, जबकि अपने ऊपर इस शख्स को देखकर इसका दिल 420 की रफ्तार से भागने लगा था। क्या कह रही थी तुम दिन में कि तुम हर वक्त मुझ पे कि मैं हर वक्त तुम पर गुस्सा करते रहता हूँ, कभी तुमसे प्यार नहीं करता? तो जाने मन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपना भी हाथ दिखा ही दूं। तो क्या ख्याल है जोजा मोहतरमा, क्या आप मेरी मोहब्बत की छोटी सी झलक बर्दाश्त कर पाएंगी? इसकी मूंछों की नीचे अनाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी, जबकि लाली को लगा कि इसकी सारी धड़कनें आज यहीं पर तमाम हो जाएंगी। जबकि इसकी सांसों की डोरी से साफ जाहिर था कि इसकी सांसें आज खत्म होने वाली हैं। जितनी भी सांसें इसके नसीब में लिखी थी, वो तो आज इस शख्स की कुर्बत पर ही खत्म हो जाने वाली थी। इसे यकीन था कि इसके बाद वो दूसरी सांस नहीं ले पाएगी। वो इसके लबों से हाथ हटाए बगैर इसकी पेशानी को अपने लबों से छू रहा था। शेर अपनी नाक को इसके गाल से रगड़ता इसके गर्दन पर अपने लब रख गया। इसकी मूंछों की चुभन पर लाली की तेज तेज चलती सांसें थमने लगी थी। ये शख्स सच में इसकी जान ले लेना चाहता था। शेर ने बेहद नरमी से इसके पलकों को अपने लबों से छुआ था। इसकी मूंछों की चुभन में लाली का बुरा हाल कर दिया था। वो बेहाल से इसके सामने पड़ी थी, इसकी दोनों आंखें बंद थी। शेर ने बेहद नरमी से इसके लबों को अपने हाथ हटाते हुए इसके नाजुक लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था, और बेहद नरमी से इसके नाजुक लबों को महसूस करने लगा। वो फुर्सत से आया था, इसके पास वक्त ही वक्त था, इसलिए पूरी तरह से इसके नकुश को महसूस करते हुए इसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर रहा था। इसका अंदाज बेहद नरम था, जिसे इसकी पनाहों में कोई नाजुक सी गुड़िया हो। इसके लबों का साथ करते हुए इसने एक बार फिर से इसके माथे पर बोसा दी और अपने लबों से इसकी पलकों को छुआ। लाली के वजूद की लर्जिश पर हक से एक नजर डालकर इसे अपने सीने में सख्ती से बेच लिया। इसके अचानक खींचने पर लाली इसके सीने में छुप गई थी। तैयार हो जाओ लाली, मेरी चाहतों को बर्दाश्त करने के लिए, मेरी शिद्दतों को सहने के लिए। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब तुम तड़पोगी। अब से तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल मेरी चाहतों के साए में गुजरेगा। मेरी मोहब्बतें तुम्हें दुनिया के असली रंगों से मिलाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी में कोई भी तकलीफ तुम्हारे करीब भी ना गुजरे। मेरे ज़रियार का मान कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी सारी मोहब्बतों का इकलौता वारिस बनाता हूँ, बदले में तुम भी मुझे बहुत सारा एतबार देना है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं मांगा क्योंकि मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी होगी, लेकिन अगर तुम फिर भी मुझसे मोहब्बत करना चाहो तो मैं दिलो जान से राजी हूँ। जितनी मोहब्बत चाहे मोहब्बत कर लेना है, लेकिन मोहब्बत से ज्यादा मुझे तुम्हारे एतबार की जरूरत है। वो इसके माथे को चूमता इसे अपने सीने में बेचे आंखें बंद कर चुका था। वो कितनी ही अपने आप को इसकी पनाह से छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नाजुक सी जान कितनी कोशिश करती, इस चट्टान जैसे वजूद के सामने वो कुछ भी नहीं थी। इसलिए हिम्मत हारकर इसके सीने में पनाह ढूंढती आंखें मूंद गई थी। इसकी आंख खुली तो पास इसके सीने पर सर रखे गहरी नींद सो रही थी। इसका मासूम चेहरा देखकर वो बेख्तियार इसके चेहरे पर झुका और बस एक ही लम्हे में से अपने मजीद करीब कर गया। इसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था। इसकी आंख अभी थोड़ी देर पहले ही लगी थी। इसकी इस शिद्दत से भरपूर अंदाज पर अचानक खुल गई। इसे दोबारा का रात वाली टोन में वापस आ जाते देखकर वो इसे खुद से दूर करने लगी थी। कोशिश बेकार है, जाने मन मत किया करो। मुझे मेरी बीवी मेरी बाहू में पसंद है। वो बेहद मोहब्बत से इसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला था। पाजेब शर्मा कर नजर झुका गई थी। इस अंदाज पर कौन ना मर मिटे। मुझे लगता है कि तुमने मुझे पागल बनाने का कोई कोर्स करके रखा है। इसके शर्माने पर वो इसकी आंखों को चूमता इसके लबों के पास आया था। मुझे नमाज अदा करनी है। इससे पहले कि वो इसके लबों पर झुकता वो इसके होंठों से अपना नाजुक मरमरी हाथ रखते हुए शर्माकर बोली थी, अभी नमाज में वक्त है। वैसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नहीं नहीं, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, अजाने होने वाली हैं। उठे, आप भी फ्रेश होकर नमाज अदा करें। वो इसे नजर चुराते हुए बोली थी, मैंने तो नमाज पढ़ना 7 साल पहले ही छोड़ दिया था। वो कुछ मायूसी से बोला तो पाजेब हैरानगी से इसे देखने लगी थी। क्या मतलब, आपने नमाज पढ़ना छोड़ दी है? इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स नमाज से गालिब था, अल्लाह से गालिब था। हाँ, 7 साल पहले मैंने अल्लाह से नाराज हो गया था, तो मैंने भी इसकी इबादत करना छोड़ दी। वो किसी बच्चे की तरह बोला था, लेकिन तुम जानती हो पासेब, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज नहीं हुआ। अगर वो मुझसे नाराज हो जाता तो आज तुम मेरे पास नहीं होती। वो मुस्कुराकर बोला जैसे खुद से शर्मिंदा हो। तो फिर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना, कि इसे नाराज होकर मुंह फेर लेना चाहिए। अल्लाह ने आपको इतना नवाजा, इतना सब कुछ दिया, तो आपको बदले में इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपकी नाराजगी के बावजूद भी इसकी रहमतों और नवाजिशों में कोई कमी ना आई थी। इसका मतलब जानते हैं आप? वो थोड़ी देर पहले वाली शर्म हया भूलकर इसे बताने लगी तो ज़ियार बागौर इसका चेहरा देखने लगा। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके तमाम अल्फाज सिर्फ ज़ियार शाह के लिए अदा हूँ, और ऐसा ही हो रहा था। क्या मतलब है तुम मुझे बताओ? वो इसे देखकर कहने लगा था,
इसका मतलब है कि वो पाक ज़ात आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो यकता और तन्हा ज़ात आपको नवाज़ने के लिए आपके हाथों का इंतज़ार कर रही है। इसे अपने बंधु से कोई लालच नहीं, क्योंकि अब हमारी कोई औकात ही नहीं कि हम इसे कुछ दे सकें, लेकिन वो नवाज़ने के लिए हमेशा तैयार है। अब आपको उठकर अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए कि 7 साल से आप इससे नाराज़ थे, और शुक्र भी अदा करना चाहिए कि वो आपसे नाराज़ नहीं हुआ। आप इसे किस बात पर नाराज़ थे? मैं वजह नहीं पूछूंगी कि क्योंकि ये अल्लाह और आपका मामला है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं बंदे और अल्लाह के मामले में दखल अंदाजी करूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि आप अपनी जिद छोड़कर अपने मालिक की तरफ लौट जाना चाहिए। वो इससे बेहद मुहद्दम लहजे में इसे समझा रही थी कि अज़ानों की आवाज़ आना शुरू हो गई। मेरी अमामत में नमाज पढ़ो की। वो इसका चेहरा देखते हुए मोहब्बत से कहने लगा, मेरी खुशकिस्मती होगी। पाजिब ने नजरें झुकाकर खुशी से जवाब दिया, जब अगले ही लम्हे से रिया ने इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। तुम मेरे लिए अल्लाह का तोहफा हो पाजेब। उसने मुझे मेरे रब से गालिब कर दिया था, मुझे मेरे अल्लाह से दूर कर दिया था, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी में लाकर इसने मुझे खुशियों से नवाज दिया। इसने मुझे अपनी रहमतों से महरूम नहीं किया था। इसे अपने सीने में बेचे वो मध्यम आवाज में बोल रहा था। उसका मतलब है कि आपसे आप 5 वक्त नमाज अदा करेंगे। वो इसके सीने से लगी दबी दबी आवाज में बोली, हाँ अगर इसने पुकारा और तौफीक दी तो क्यों नहीं। वो वादा नहीं कर रहा था, बस अल्लाह का मामला अल्लाह पर छोड़ रहा था। दोनों ने फ्रेश होकर नमाज अदा की। पाजेब इसके पीछे जा नमाज बचाकर नमाज अदा कर रही थी। नमाज अदा करके वो उठकर बेड पर बैठ गई तो देखा ज़ियार की दुआएं बहुत तवील हो रही थी। शायद वो अपनी गलती की माफी मांग रहा था। इसे जानकर हैरत हुई थी कि वो 7 साल से अल्लाह और उसकी रहमत से कट चुका था, लेकिन ये जानकर इसे बेहद खुशी हुई थी कि अल्लाह ने इसकी बेज़र सी ज़ात को इसकी रहनुमाई के लिए चुना था। वो नमाज पढ़ के फारग हुआ और इसके पास आकर बैठ गया था। ज़ियार ने मुस्कुराकर इसे देखा तो वो भी मुस्कुराकर सर झुका गई थी, लेकिन परेशानी इसके चेहरे से साफ जाहिर थी। क्या बात है जाने ज़ियार, तुम पर उदास क्यों हो? इसकी उदासी से क्या बात है जाने ज़ियार, तुम उदास क्यों हो? इसकी उदासी से परेशान कर रही थी। वो शाह जी, वो दरअसल हाँ डार्लिंग, ये शाह जी क्या होता है? वो भी इतना हकलाते हुए वो उसकी आधी अधूरी बात काट गया था, जब इसका कहका बाजिब को शर्मिंदा कर गया था। वो मैं जान कह लो आसान लफ्ज है। वो बेहद शरारती अंदाज में बोला था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? वो इसकी बात पर हैरान होते हुए बोली तो ज़ियार को एक बार फिर से कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो। बताओ मुझे इतनी उदास क्यों हो? भला बताओ मुझे अपनी परेशानी की वजह। तुम्हारी इस हसीन सूरत पर शर्म हया के साथ साथ ये उदासी मुझे परेशान कर रही है। पास का सारा दिन मैं तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की सुर्खी देखना चाहता हूँ। उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में लेकर मोहब्बत से बोला था, बरेरा बेगम। वो बस इतना बोलकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। ज़ियार ने इसके लरजते वजूद को अपने सीने से लगाया था। मैंने तुमसे कहा ना पाज़िब, तुम मेरी बीवी हो, तुमने किसी के सामने जवाबदार नहीं हो। कोई तुमसे इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। अब साफ करो ये आंसू। पहली ही सुबह मेरी बीवी इस तरह से रोकर मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का इरादा रखती है तो बहुत गलत बात है। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हंसते मुस्कुराते चेहरे से करना चाहता हूँ। और एक और बात, जितना हो सके बरेरा से दूर रहो। तुम मुझे इसके पास नजर नहीं आओ। और साफ करो ये आंसू, हमें नीचे चलना है। और आज मानियो है, वो एक ही घर में दो लोगों की बहुत सारी तैयारियां करनी है, और फिर रात को मेहंदी, इसीलिए काम भी बहुत ज्यादा है। और मैं यहाँ इस कमरे में रहा तो तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी नीयत खराब होने लगती है। वो इसका चेहरा अपने हाथों में लिया, आहिस्ता आहिस्ता फिर से पटरी से उतर रहा था। मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं, हमें नीचे चलना चाहिए। वो फौरन इसका हाथ अपने गालों से हटाते हुए बोली तो ज़ियार मुस्कुरा दिया था। इसकी आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके रात के सारे मंजर याद आने लगे। शेर, इसका मुच्छो इसके इस हद तक करीब याद आते ही इसके हाथ पैर कांपने लगे। वो रात कितनी बेबाकी से इसे छू रहा था, लेकिन बेड तो बिल्कुल बेशकन था, जैसे वो खुद सोती थी बिना हाथ पैर मारे। यहाँ पर तो नहीं लग रहा था कि रात इसके कमरे में कोई भी आया था, लेकिन इसे याद था रात वो सोई थी जब शेर इसके कमरे में आया था और वो सारी बेशर्माना हरकतें की थी। क्या वो रात को सच में इसके कमरे में आया था? क्या सच में इसने वो सारी बेवाकी दिखाई थी? नहीं शेर, ऐसा नहीं हो सकता। वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? इसके साथ नहीं, वो सब कुछ ख्वाब देख रही थी। हाँ, ये ख्वाब ही हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। ये सब मुमकिन ही नहीं था। ये सब इसे गलतफहमी हुई थी। पता नहीं कौन सा रोमांटिक नावल पढ़ के सोई थी मैं, जिसके बाद मेरे ख्वाब भी ये सब कुछ आने लगा है। शेर अदाब, उप्स सॉरी अल्लाह जी, शेर जी, बल्कि मेरे होने वाले वो। इसे शर्मा कर ब्लैंकेट मुंह में डाली थी। निकाह के बाद या फिर आबद को देखने के बाद लाली के दिल में शेर के लिए गुदगुदी सी होने लगी थी। और फिर कल ही तो अम्मी ने 1 घंटा लगाकर इसे समझाया था कि शेर इसका आदा नहीं बल्कि शौहर है, और इसे किसी गलत रिश्ते से पुकारने पर अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। और इसे रोमांटिक नावल और रोमांटिक फिल्में भी तो बहुत सारी देख के रखी थी। वो बहुत सियानी थी, इसे सब कुछ पता था, और इसे ये भी पता था कि शेर जालिम हो सकता है, खरूस हो सकता है, लेकिन राज जितना रोमांटिक भी नहीं हो सकता। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि शेर इतनी बेबाकी दिखाकर इसके कमरे में आकर यूं इसकी तरह की जुसारत कर सके। कहाँ वो मासूम सा कब समझदार बच्चा, और कहाँ ये रात वाला शैतान बेशर्म शेर। ऐसा तो ऐसे ख्वाब में भी सोचते हुए भी तौबा तौबा करनी चाहिए थी। और कैसे वो रात इसकी बाहों में इसके सामने वो फिर से आगे वो सोच भी नहीं पाई थी। चेहरा सुरख अंगार बन गया था, और रात का वो सारा मंजर इसकी नजर में एक कभी ना पूरा होने वाला हाफ बन गया था। वो सारी रात 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई थी। पता नहीं क्या हुआ होगा। पाज़िब ने इसकी प्लानिंग के मुताबिक ही सब कुछ किया होगा। इसे यकीन था कि वो बेवकूफ लड़की खुद से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ज़ियार बेवकूफ नहीं था। अगर वो इसकी प्लानिंग समझ गया तो वो पाज़िब के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। और जिस तरह से पाज़िब के सामने खुद को मजलूम और बेवस साबित कर चुकी थी, इसके बाद पाज़िब का ज़ियार के करीब जाना तकरीबन नामुमकिन था। वो एक बेहद बेवकूफ लड़की थी। बरेरा काफी आसानी से इसे हैंडल कर रही थी। वो खुद को बरेरा की आसानों के तले
दबाए अपनी जिंदगी के हसीन तरीन दिन बर्बाद कर रही थी। वो जानती थी कि वो सुबह सवेरे नमाज के लिए उठती है तो यकीनन अब भी किसी भी वक्त वो बाहर आ सकती थी। बेहद हसीन लड़की जो जियार की बीवी होने के साथ साथ इसकी मोहब्बत भी थी। इस सोच की वजह से वो सारी रात सो नहीं सकी थी। वो जानती थी कि जियार कभी भी बहक सकता है। मर्द अपनी जरूरत वो जानती थी कि जियार कभी भी बहक सकता है। मर्द अपनी जरूरत नजरअंदाज कर सकता है लेकिन इसकी मोहब्बत नहीं है। और अगर मोहब्बत ने अंगड़ाई लेकर इसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया तो वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। वो अपनी मोहब्बत को किसी और के पहलू में नहीं देख सकती थी। वो एक छोटी सी मजबूरी बेबस लड़की के सामने हार नहीं सकती थी। ज़ियार को अपनी तरफ लाने के लिए इसे अब पासेब से दूर करना बहुत मुश्किल था। इसकी ज़िंदगी के किसी बाप में पासेब का कोई नाम नहीं था। वो अपनी मक्कारी और चालाकी से घर वालों को सब लोगों को अपनी तरफ किए हुए थी। लेकिन ज़ियार की दूसरी शादी के शोषण ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। ज़ियार की दूसरी शादी से सब लोग इसके खिलाफ तो हो गए थे लेकिन पासेब सबकी नज़रों में मजलूम बन गई थी। वो पासेब को स्वतंत्र बनाकर लाई थी लेकिन इसे स्वतंत्र बनाने में कामयाब न हो पाई थी। पासेब की हकीकत सबके सामने थी। वो एक बेहद मासूम और सीधी सादी सी लड़की थी। इसे सबकी नजरों में गलत साबित करना आसान नहीं था। जितना सबने पासेब को जाना था वो किसी को भी बुरी नहीं लगी थी। घर के सब लोग इसे अहमियत और इज्जत दे रहे थे जो बरेरा के लिए काफी ज्यादा नुकसानदा था। अगर पासेब ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली तो इसे ज़ियार की जिंदगी से निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक ज़ियार के कमरे का दरवाजा खुला। इसकी नसें बेख्तियार सीढ़ियों की तरफ उठी थी जहां ज़ियार के हाथों में पासेब का हाथ और पासेब के चेहरे पर ज़ियार की बख्शी हुई मोहब्बत का मान। पासेब की झुकी नजर और चेहरे पर शर्मीली सुर्खी चेहरे पर फैली सुर्खी से वो समझ चुकी थी कि इसकी सारी प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। ज़ियार इसे अपनी मोहब्बत का मान बख्श चुका है। इसका जोड़ा तमाम हकूक पर अपनी महर लगा चुका है। वो बेयकीनी से इस मंजर को देख रही थी। इसे देखते ही ज़ियार ने और मजबूती से पासेब का हाथ थामकर इसे अपनी तरफ खींचा था जबकि सामने देखे बगैर बस सीने से लगती मुस्कुराकर नजर झुका गई थी जिस पर ज़ियार ने झुककर इसके गाल पर लब रखे। इससे ज्यादा बर्दाश्त करना बरेरा के बस से बाहर था। वो अचानक सोफे से उठ खड़ी हुई थी जिस पर पासेब की नजर नीचे की जानिब बेयकीनी से देखती बरेरा पर पड़ी थी। इसकी नजरों से घबराकर पासेब ने अपना हाथ इसके हाथ से निकालना चाहा जब ज़ियार ने इसका हाथ मजबूती से थमकर इसे मजीद अपने तरफ खींचा था। यकीनन इसे पासेब की हरकत नागवार घुस रही थी। इसने एक नजर ज़ियार को और फिर बरेरा को देखा जो नफरत से इन दोनों को देखते अपने कमरे में बंद हो गई थी। शाहजी ने बहुत बुरा लगा होगा। पल भर में इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मुझे तुम्हारी ये हरकत बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। वो अपने हाथ से इसका हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला था। इसके हाथ की मजबूत गिरफ्त ने अपने नाकाम कोशिश को उतर करके शर्मिंदगी से सर झुका गई थी जबकि वो इसके दावर मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। मानियों की रस्म शुरू हो चुकी थी। हर कोई लाली को हाथ भर भर कर हल्दी लगा रहा था और वो खूब बहुत मजे से हल्दी लगवा रही थी। अगर कोई कम लगा कर जाता तो इसे खुद कहती कि ज्यादा लगाई से मेरी स्किन ज्यादा ग्लोइंग होगी और मैं शादी पर और भी ज्यादा प्यारी लगूंगी। सब इसकी बातों पर मुस्कुराते हुए इसे बहुत सारी दवाई देते हल्दी की रस्म अदा कर रहे थे। ना जाने बरेरा कहाँ गायब थी। स्नेहा तो 2-4 बार उसके कमरे में गई थी लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई तो पाकिज़ा बेगम को खुद इसके पास जाना पड़ा था। उन्होंने भी 2-3 बार दरवाजा खटखटाया जिस पर बरेरा ने कहा था कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बाहर नहीं आ सकती। पाकिज़ा बेगम इसे अपना ख्याल रखने का कहते हुए वापस चली गई थी। उन्होंने जब ज़ियार को बरेरा की तबीयत के बारे में बताया तो ज़ियार ने बस इतना कह दिया था कि बरेरा की सारी रस्में पाकिज़ा करेगी। बरेरा की सारी रस्में पाजेब करेगी। बरेरा की गैर मौजूदगी में पाजेब की रस्म करने पर किसी को कोई एतराज न था क्योंकि वो सब लोग ही इसे ज़ियार की बीवी के रूप में कबूल कर चुके थे। पाजेब भी ये सारी रस्में बहुत खुशी से कर रही थी और इन तमाम रस्मों में ज़ियार भी इसके साथ था। पासेब को तंग करते हुए इसके साथ शरारतें करते सभी ज़ियार को पासेब के साथ खुश होकर सुकून देख सकते थे। ये हवेली एक अरसे से अपना असल ज़ियार खो चुकी थी लेकिन आज सबको ही वो पुराना हंसता खेलता ज़ियार मिल चुका था। अम्मी तो बार बार ज़ियार को खुश देखकर पासेब का चेहरा चुमती अपने बेटे की नजरें उतार रही थी। सिकंदर साहब को आज एहसास हो रहा था कि इनके बेटे की खुशी बरेरा में नहीं थी जबकि सबकी मोहब्बतों के दरमियान पासेब की सोच बार बार भटक कर बरेरा की तरफ जाती जो ज़ियार और इसको एक साथ देखते हुए गायब हो गई थी। और पासेब ने बरेरा की आंखों में तकलीफ देखी थी। वो जानती थी कि बरेरा इसकी वजह से अंदर कमरे में बंद हो गई है। कोई गलती ना होने के बावजूद भी इसमें बरेरा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कहाँ की तैयारी है शहजादे? आलम कमरे में आया तो थोड़ा पीला कुर्ता पहने कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। वो पूछे बिना न रह सका। आलम, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम बंद कमरे में एक लड़की की बहुत सारी तस्वीरें बना सकते हो लेकिन तुम्हारे दिल में इसे मिलने इसे देखने की ख्वाहिश नहीं जागती। और यहाँ 4 दिन स्नेहा को ना देखो तो हालत किसी नशाई जैसी हो जाती है। इसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो बटन बंद करते हुए बोला तो इसके अंदाज पर आलम ने कहका लगाया था। मेरा निकाह नहीं हुआ ना? वो शरारत से बोला। अब तो हो ही जाना चाहिए। एक दिल में यूनी गर्ल से लगाया है। एक दिल भी तो यूनी गर्ल से लगाया है। जल्दी कर, अब तू भी अपनी तन्हाइयां मिटा और मेरी भाभी लेकर आ। इसने मशवरा दिया था। मेरे ख्याल में तुझे देर हो रही है। स्नेहा इंतजार कर रही होगी। आलम ने शरारत से कहा था। इंतजार होब में भी नहीं, हकीकत में जा रहा हूँ यार। तो आपने मासूम सी शक्ल बनाई जिस पर आलम ने कहका लगाकर इसका कंधा थपथपाया था।
ज़ियार की नज़रों के हिसार में वो बड़ी मुश्किल से अपना काम कर रही थी। ज़ियार की नज़रों के सामने कोई भी काम करना इसके लिए बेहद मुश्किल था। वो बहुत बेबाक था। कभी इसकी मोहब्बत पाश नज़रों से देखना तो कभी शरारती अंदाज में मुस्कुराना इसे रात को कोई न कोई मंज़िल याद करवा कर शर्माने पर मजबूर कर देता था। और फिर इसके शर्माते रूप को देखकर महफूस होता वो बार-बार किसी न किसी बहाने इसके पास चलाता और फिर खूब तंग करता। ज़ियार की मोहब्बत का ये रूप तो पाज़िब ने कभी सोचा भी नहीं था। वो इस पर इस हद तक सवार हो चुका था कि बरेरा का नामो निशान इसके दिमाग में कहीं मौजूद ही नहीं था। और ज़ियार की बेपनाह चाहतों के हिसार में वो बरेरा बेगम को सोचना भी नहीं चाहती थी। बस ये एहसास ही काफ़ी था कि इसका शोर इससे मोहब्बत करता है। लानत है तुम जैसे दोस्तों पर। तुम जैसे दोस्तों से दुश्मनों का होना बेहतर है, जो कम से कम दुश्मनी तो पूरे असूलों के साथ निभाते हैं। तुम लोगों से दोस्ती तक नहीं निभाई जा रही। कैसा दिन है, अपनी ही शादी पर खुद मुलाजमों की तरह काम कर रहा हूँ। मजाल है जो तुम लोग मेरी जरा सी मदद करो। ये कौन सा तरीका है यार, मुझे तुम लोगों को बार बार ये बताना क्यों फिर पर रहा है कि दूल्हा मैं हूं तुम लोग नहीं। कैसे बादशाह बनकर बैठे हैं और मुझे गुलाम बनाकर रखा हुआ है। वो बेहद गुस्से और बेबसी से इन दोनों को समझा रहा था, जो सोफे पर बैठे पकोरों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अबे हट, हम मुलाजमों के मुंह नहीं लगते। जाहिद ने एक पकोड़ा अपने मुंह में लेते हुए इसे मजीद छेड़ा था। और हाँ वाहिद, लाइटिंग चेक करो, ठीक तो है ना? आखिर मेरे दोस्त प्लस कजन की शादी है, कम से कम लाइटिंग तो ठीक होनी चाहिए। ज़ियार ने भी जाहिद का खूब साथ देते हुए इसे एक और हुक्म दे डाला था, जिस पर इसका दिल चाहा कि इन दोनों के मुंह पर रख कर लगा दे। कैसा बेचारा दूल्हा था वो, जो अपनी ही शादी पर पागलों की तरह काम किए जा रहा था। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज इसने खुद देखी थी, यहाँ तक कि मेहमानों को इनवाइट भी खुद किया था और एयरपोर्ट से लेने के लिए भी खुद ही किया था। इसे समझ नहीं आता था कि कौन सा दूल्हा होता है जो अपनी शादी पर इस तरह से काम करता है, और न जाने वो कौन से खुशकिस्मत तरीन दूल्हे होते हैं जिनके कजन और दोस्त इनकी शादियों पर पागलों की तरह आगे आगे होकर काम करते हैं कि कहीं कुछ रह ना जाए। इनके तो दोनों दोस्त यहाँ आराम से बैठे ठूस रहे थे, जैसे कभी खाना देखा ही ना हो या जिंदगी का आखिरी खाना खा रहे हूँ। मजाल है जो उठकर जरा सा काम कर दे। जाहिद तू चल। जाहिद तो चलो फिर भी इसका दोस्त था, लेकिन ज़ियार की तो सकी बहन की शादी थी। वो कैसे मजे से बैठा था, और अगर गलती से वो आकर इनके बीच आराम से बैठ जाता तो वो किसी न किसी काम का बोलकर इसे उठा देते। इसकी हालत को वो दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे, जबकि वो बेचारा गुस्सा भी था, खुद ही अपनी शादी के सारे काम कर रहा था। ऐसा बेचारा दूल्हा था कि इसने अपनी तक अपनी दुल्हन को भी नहीं देखा था। वो तो इसके सोने के बाद इसके कमरे में से निकल आया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इसके इतने करीब रही तो यकीनन अपनी कोई ना कोई हाथ तोड़ देगा। वो अपने कीमती जज्बात किसी कमजोर लम्हे की नजर नहीं होने दे सकता था, इसलिए खुद पर कंट्रोल करता वहां से अपने कमरे में चला आया था। इसके बाद से लेकर अब तक इसने एक बार भी लाली को नहीं देखा था, और ना ही वो रात के बारे में और ना जाने वो रात के बारे में क्या सोच रही थी। वो इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बतों के कहीं रंग देखना चाहता था, लेकिन ये इसका लानती साला और दोस्त इसके दुश्मन बने बैठे थे। अभी थोड़ी ही देर पहले इसे भी वहीं पर जाना था। पाकिज़ा बेगम अभी बताकर गई थी कि जाओ कपड़े बदल कर आओ, तुम्हें लाली के साथ बैठना होगा। लेकिन मजाल है कि इन दोनों को मेरे दोस्तों ने उठकर जरा सा भी हाथ पैर हिलाए हूँ। अब जब तक यहाँ काम खत्म नहीं हो जाता वो नहीं जा सकता था। इसे इन दोनों कमीनों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसे पता था कि वो किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, सब कुछ इसे खुद ही करना था। पता नहीं वो कौन से हिसाब पूरे कर रहे थे। इसे याद था ज़ियार की शादी में इसने कितने काम किए थे। पुरानी बात तो नहीं थी, अभी तक 3 हफ्ते पहले ही तो इसकी शादी हुई थी, तब भी सारे इंतजाम इसने खुद संभाले थे। कमीना इन्हीं का हिसाब बराबर कर लेता, लेकिन नहीं, इसने तो हिलकर पानी भी नहीं पीना था। कैसे मजे से इसकी शादी पर शहजादा बनकर बैठा हुआ था। और जाहिद, इससे तो वो बदला लेने वाला था। ज्यादा दिन तो इसके भी दूर नहीं थे। इसकी अम्मी भी इसकी शादी के पीछे पड़ी हुई थी। आज नहीं तो कल इसका भी कट्टा खुलने वाला था, फिर इसने भी सारे हिसाब एबा करने थे। शेर, तुम अभी तक इन्हीं कपड़ों में खड़े हो, जल्दी से जाओ दूसरे कपड़े पहन कर आओ। वहां सब लोग रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी हल्दी लगानी है बेटा। पाकिज़ा बेगम बाहर निकलते हुए इसे इसी हालत में देखकर कहने लगी, तो इसने मस्कीन सी शक्ल बनाई थी। बस चाची जान, ये काम खत्म करके आता हूँ। इसने बाहर फूलों की लड़ियों की जरा भी इशारा किया था। सारे छोटे बड़े काम तुमने संभाल रखे हैं, ये तुम्हारी शादी है शेर, और यहाँ तुम्हारे पागलों की तरह लगे हुए हो। तुम दूल्हे हो और दूल्हे से काम नहीं करवाया जाता। शादी पर चाची से समझाते हुए बोलते उसने एक नजर अपने बेगायत दोस्तों पर डाली थी, जहाँ एक दरवाजे पर खड़ा फूलों की लड़ियां लगा रहा था, दूसरा सीढ़ियों पर लाइटिंग। चाची, हम भी तो इसे कब से यही समझा रहे हैं, लेकिन मजाल है जो ये हमारी बात मान जाए। चाहे मेरे दोस्त, चाहे यहाँ का सारा काम हम संभाल लेंगे। वैसे भी तो इतना सब कुछ हम कर ही चुके हैं, बाकी भी हम कर ही लेंगे। कौन सा तू हमारा हाथ बिटा रहा है? बस आर्डर ही तो झाड़ रहा है, ये काम भी हम अच्छे से कर लेते हैं। जाहिद ने हंसते हुए कहा था। हाँ शेर, तुम जाओ, वैसे भी तो हम सारा काम निपटा ही चुके हैं। रहता ही कितना है। दरवाजे की जानब से ज़ियार की आवाज़ आई। इसकी तो पैर से लगी सर पर बुझी थी। वो गुस्से से इन्हें घूरने लगा था, लेकिन यहाँ पर वाह किसे थी। वो दोनों बेहद मसरूफ थे। चाची के दोबारा कहने पर वो सीढ़ियां तय करने लगा, जबकि इसके जाते ही हाल में इन दोनों के साथ साथ सारे मुलाजमों के भी कह के गूंजे थे। सब बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे, जब वो अचानक ही इसके साथ आकर बैठा। इसके बैठते ही लाली के हाथ पैर चेहरा बल्कि सारा वजूद एक बार फिर से सुर्ख होने लगा था। रात का मंजर याद आते इसने जरा सा पीछे हटने की कोशिश की, तो शेर ने अगले ही लम्हे इसके नाजुक मरमरी कमर में हाथ डालकर इसे अपने बेहद करीब कर लिया था। कितनी बार बताऊं कि मुझे तुम्हारा दूर जाना पसंद नहीं। वो इसे गुस्से से घूरते हुए कम आवाज में बोला था। मैं कहाँ दूर जा रही थी, मैं तो बस आपके लिए जगह बना रही थी। हड़बड़ाहट में जो मुंह में आया वो बोल गई थी। अगर जगह ही बनानी है तो अपने दिल में बनाओ, यहाँ पर जगह तो मैं खुद ही बना लूंगा, यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल नहीं। वो सरगोशी नमा आवाज में बोला, जबकि मुझे तले अन्नाबी लब मुस्कुरा उठे थे। लाली खामोश होकर नजरें झुका गई थी, जबकि वो इसकी चुकती पल को देखकर इसके हसीन चेहरे के रंग देख रहा था, जहां इसकी मोहब्बत ने
बेहद खूबसूरत रंग उतारे थे। रात को नींद अच्छे से आई थी। बस के कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला था। एक झटके में लाली ने सर उठाया था। हाँ, बहुत अच्छी नींद आई थी। वह हड़बड़ाते हुए बोली और अपना काम था हाथ चेहरे पर फेरने लगी कि कहीं इसकी चोरी पकड़ी न गई हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि मैं रोज आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए। वो मुस्कुराकर सरगोशी कर गया था, जबकि लाली की नाजुक जान मुश्किल में आ गई थी। मतलब वो सच में रात को इसके कमरे में आया था। इसके बेहद करीब वो सारी रात इसके सीने पर सर रखकर सोती रही थी। इससे पहले किसने इस खेटू को उफ, मतलब वो सब कुछ खौफ नहीं बल्कि हकीकत था। आप सच में मेरे कमरे में आए थे। वो खौफ नहीं था, वो घबराहट के मारे क्या बोल रही थी इसे खुद भी नहीं पता था। तुम्हें क्या लगा कि वो सब कुछ खौफ था? इसे हैरत हुई थी। मतलब कि इसके लम्स को वो खौफ समझकर नजरअंदाज कर रही थी। डार्लिंग, शुक्र करो मैं तुम्हारे खौफ में नहीं आया। अगर खौफ में आता तो कोई लिमिट बाकी ना बचती। सारी हदें क्रॉस करके तुम्हारी रूम में उतर चुका होता। ये जो तुम्हारी बच्ची कुची सांसें है ना, ये जिसे तुम आजादी से इस फिजा के नजर कर रही हो, इन्हें भी कैद कर लेता। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं सच में आया था, इसलिए इस वक्त से ही सलामत मेरे सामने बैठी हो, वरना मेरी मोहब्बत की शिद्दत बर्दाश्त करके कहीं चला छुपा चुकी होती। वो बेहद बेबाकी से कहता, इसके होश मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगा चुका था। लाली के पास बोलने के लिए अल्फाज खत्म हो चुके थे। इससे पहले ही हाथ पैर कांपते मजीद कांपने लगे थे, जब शेर ने आहिस्ता से इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। डार्लिंग, का रात जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के बीच की बात है। इस तरह से डर कर काम कर पूरे घर में ऐलान करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों की पर्सनल बातें इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कुछ भी कहें। वैसे क्या कहेंगे लोग? क्या आधी रात को शोहर अपने कमरे में बुलाया और फिर चुप चुप कर जाए? आप क्या पूरे जहां में खबर नशर करनी है? वो इसे घूरते हुए बोली, जबकि इसकी बेहद बेबाकी से देखने पर नजर झुका गई थी। मैं भी कहूँ कि तुम रात बिना चलाए बिना कुछ बोले कैसे मेरे इतने पास आराम से लेटी रही? तुम्हारी नजर में तो वो सब कुछ खौफ था। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम अपने हाबू में मुझे इस हद तक अपने करीब देखती हो। वैसे ये भी तो इत्तेफाकिया तुमसे मिलने चला आया, लेकिन आपस की बात है, इससे पहले तुमने मुझे अपने कितने कितने करीब देख चुकी हो। वह बेहद शरारती अंदाज में इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। लाली की तो जुबान तलवे से चिपक चुकी थी। इसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। एक तो न जाने जुबान को क्या खुजली थी जो इसके सामने बोल पड़ी। अब वो न जाने क्या क्या समझ रहा होगा। क्या जरूरत थी बेवकूफी करने की? इसने खुद ही इसे बोलने का मौका दे डाला था। वो सर से पैर तक सुर्ख हो चुकी थी और न जाने अभी तक वो इसे कितना तंग करने का इरादा रखता था। न जाने वो कब यहाँ से उठकर जाने वाला था। सब लोग रस्म अदा कर रहे थे, जबकि हाँ, थोड़ी देर के बाद वो इसके कान में कोई ना कोई ऐसी बेबाक बात बोलता कि लाली का सर उठाना भी मुश्किल हो जाता। थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले इसकी कैंची की तरह चलती जुबान बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। सबने इसे शर्म और हया का नाम दे डाला था। कोई नहीं जानता था कि इसके कान में होने वाली सरगोशियां इसकी हालत खराब कर रही हैं। रस्म हो रही थी और लाली बेचारी बेताबी से इसकी रस्म के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। न जाने वो अभी क्या क्या बोलने वाला था जब इसने स्नेहा को खींचकर अपने पास बिठा लिया। अब वो स्नेहा के सामने ऐसी कोई बात नहीं कर सकता था जिसकी वजह से वो पुरसुकून हो चुकी थी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि पाकिज़ा बेगम ने स्नेहा को भी स्टोर रूम में कचरे लेने के लिए भेज दिया था। अब वो थी और शेर के बेबाक जुमले। इसने लाइट ऑन की। एक तो इसे यहाँ आने से डर लगता था, लेकिन फिर भी इसे अम्मी यहाँ भेज देती थी। स्नेहा जल्दी जल्दी स्टोर रूम से गजरे उठाकर जाने ही वाली थी कि अचानक किसी ने इसका हाथ थमकर अपनी जानब खींच लिया और इसके साथ ही स्टोर रूम की लाइट भी बंद हो गई। कौन है यहाँ? वो इसके सीने पर हाथ रखे अंधेरे में इसे देखने की कोशिश करने लगी, जबकि गजरे इसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरे थे। शहजादी, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारा शहजादा। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। ये वही आवाज थी जो इस दिन इसने छत पर सुनी थी। मतलब कि वो जिन इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। अपने सामने संजान शख्स को पाकर जैसे वो जिनका तस्वर कर रही थी, इसके हाथ पैर कांपने लगे थे। कौन हो तुम? वो अंधेरे में इसका चेहरा देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि वो इसका डर और खौफ को बुला इसके चेहरे पर झुका जा बजा अपने लबों से इसके चेहरे पर मोहब्बत की मर शब्द करने लगा था। इसके प्यासे लब न जाने कितने दिनों से इसके लम्स को महसूस करने के लिए तरस रहे थे। स्नेहा सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। बुरी तरह से इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते वहां से भाग जाना चाहती थी। इसे पता था कि कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। अगर इसने ये कहा कि इसने हवेली में किसी जिन को देखा है तो सब इसका मजाक बनाएंगे। अगर जिनको आशिक होना था तो लाली पर होता। वो तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी, तो ये जिन इसके पीछे क्यों पड़ गया था? स्नेहा का जिस्म खौफ से कांप रहा था। अभी तो बताया शहजादी, मैं तुम्हारा शहजादा हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तुम्हें छूने का, तुम्हें पाने का, तुम्हारी रुख में उतर जाने का पल पल तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा ये आशिक। मैं आने वाला हूँ तुम्हें लेने के लिए। खुद को मेरे लिए तैयार कर लो। मैं तुम्हें इन सबसे दूर लेकर जाऊंगा। इन अपनी दुनिया में जहां मैं हूँ तुम होगी और कोई तीसरा नहीं होगा। बस हम दोनों की मोहब्बत जो हम दोनों के लिए काफी होगी। चलो कि ना मेरे साथ मेरी दुनिया में। वो उसके चेहरे पर जा बजा अपने लब रखता सवाल कर रहा था, ये जाने बगैर कि स्नेहा का लर्जता वजूद किसी भी लम्हे होशो हवा से बेगाना हो सकता था। स्नेहा बेटा कैसे मिले या नहीं? सफिया बेगम स्टोर रूम के करीब आते हुए बोली तो वो जैसे होश की दुनिया में आया। स्नेहा ने चिल्लाना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वो हैरत से अंधेरे में इस चिन्ह को ढूंढने लगी। जब अगले ही लम्हे सफिया बेगम ने स्टोर रूम की लाइट ऑन कर दी। स्नेहा, तुम अंधेरे में कहाँ कचरे ढूंढ रही हो? बेटा लाइट तो जला लेती। सफिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, जबकि इसके चेहरे की शायद रंगत देखकर वो परेशानी से करीब आई थी। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से काम क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो इसे अपने करीब करते हुए बोली तो स्नेहा रोती हुई इनके सीने से चल लगी थी। तई अम्मी, इस हवेली में कोई जिन है, मैंने इसे देखा। वो बताने की कोशिश करने लगी, जबकि इसकी बातों पर मुस्कुराकर सफिया बेगम ने इसे थामा और अपने साथ बाहर ले आई थी। वो जानती थी कि स्नेहा बहुत बुजदिल है, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डरती है और लाली तो इसे डराती भी बहुत थी कि स्टोर रूम में चुड़ैल और जिन है, वहां अकेली नहीं जाया करो। ये सब इसी का असर था। बेटा तुम भी ना वहां बाहर सब गजरू का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ कहानियां बना रही हो। चलो
तुम्हारी सहेली तुम्हें बुला बुला कर हम सबका दिमाग खा रही है। नहीं ताई अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, इसने बताना चाहा, जबकि ताई अम्मी इसे इन बातों से निकालते हुए इसे लाली की तरफ तवज्जो करने लगी थी, जो बेचैनी से इसकी वापसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शेर के बेबाक जुमले और सरगोशी अपने अरूज पर थी, जिससे वो सिर्फ स्नेहा के आने पर ही बच सकती थी। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो बेवकूफ सी लड़की जो इसके सामने सीधे तरीके से बात नहीं कर सकती थी, वो इसकी इतनी बड़ी प्लानिंग को इतनी बुरी तरह से फेल कर चुकी थी। ज़ियाद इसका हो चुका था, वो इसे अपना बना चुका था, लेकिन क्या ज़ियाद ने इसके साथ जबरदस्ती की थी? लेकिन इसने इसके शोहर के करीब जाकर इसे बहुत चोट पहुंचाई थी। ज़ियाद इसके हकूक किसी और के हवाले कर चुका था, तो माफी के लायक तो वो भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या था इस लड़की में जो वो इसके लिए इस हद तक पागल हो गया था? फाजिल की खिलखिलाती हंसी और शर्मनाहट साफ बता रही थी कि इसके साथ किस किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं की गई, बल्कि जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ इसकी मर्जी से हुआ था। तो क्या वो इसे बेवकूफ बना रही थी? क्या वो सच में इतनी मासूम थी जितनी मासूम वो समझती थी, या वो ज़ियाद की बातों में आ गई थी? क्यों ज़ियाद ने इसके साथ ऐसा क्या किया कि वो उसे धोखा कैसे दे सकता था? इससे इतनी मोहब्बत की इसने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो यूं किसी लड़की के सामने अपने तमाम हसूल भूल बैठा, इसकी मोहब्बत भूल बैठा। कितनी आसानी से वो उसे सारे हकूक दे गया और वो कुछ भी ना कर सकी थी। वो बेवकूफ सी लड़की कितनी आसानी से इसे जीत चुकी थी और वो कुछ भी ना कर सकी। वो बुरी तरह से अपने बाल नोचती गुस्से से पागल हुए जा रही थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया पासिब, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत गलत किया तुमने। अब तुम देखोगी बरेरा शाह क्या है, और ज़ियाद शाह, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे इस तरह से छोड़ रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी मैंने तुम्हें पाने के लिए कुछ भी मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया है और तुम्हें मैं पाकर रहूंगी। अभी मैंने कहा ना मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मैं नहीं आ सकता शादी पर। आप बार बार मुझे फ़ोन क्यों कर रही हैं? इस शादी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी मेरे पेपर्स हैं, वो बेजार लहजे में बोला था। लेकिन मेरी जान, यहाँ शादी है, घर में, घर के दो दो बच्चों की शादी है। स्नेहा तो सारे फंक्शन में हिस्सा ले रही है, बल्कि सब कुछ वही संभाल रही है। सब लोग तुम्हारी कमी महसूस कर रहे हैं, मेहमान भी तुम्हारे बारे में पूछते हैं। पाकीज़ा बेगम ने समझाते हुए कहा, लेकिन रोहान कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। अम्मी, वहाँ कोई भी मेरी कमी महसूस नहीं करा, और ना ही मुझे गाँव का माहौल पसंद है, और ना ही वो गाँव वाली शादियाँ। मैं यहाँ खुश हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे पेपर्स शुरू होने वाले हैं। मेरा फिलहाल ये वहाँ आने का कोई इरादा नहीं, और ना ही मैं ये बोरिंग सी शादी अटेंड करने वाला हूँ। आप खुद संभालें ये सब कुछ, मुझे नहीं आना वहाँ। वो कहकर फोन बंद करके था, जबकि पाकीज़ा बेगम के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। सफदर साहब अभी अभी कमरे बदलने के लिए कमरे में आए तो पाकीज़ा बेगम को परेशान खड़े देखा था। क्या बात है पाकीज़ा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब कुछ खैरियत तो है ना? आपने रोहान से बात की क्या? आपने बताया ऐसे कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, अब वो अब तक घर पे नहीं आया। सफदर साहब इनके सामने आकर रुके थे। जी मैंने इसे बताया, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ ही दिनों में इसके पेपर शुरू होने वाले हैं, जिनकी तैयारी में वो बहुत ज्यादा बिजी है। पाकीज़ा बेगम निगाहें चुराते हुए बोली थी, साहबजादे पेपर्स में क्या करने वाले हैं ये तो हम सब 4 साल से देख ही रहे हैं। घर की शादी तो अटेंड कर लेता। सफदर साहब को बुरा लगा था, जबकि इनका ऑफ मूड देखकर पाकीज़ा बेगम भी परेशान हो गई थी। इस शख्स ने इन दोनों बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और रोहान की खुशी के लिए इनकी भतीजे और भतीजे की शादी में शिरकत न कर सका था। आज रात मेहंदी थी और सब लोग इसी की तैयारियों में मसरूफ हो चुके थे। लाली को तैयार करने के लिए पार्लर वाली घर पर आ चुकी थी, और लाली को एक ही पोजीशन में बैठे तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। वो बुरी तरह से उकता चुकी थी। एक तो हल्दी में जो शेर ने इसका हाल किया था, इसके बाद तो वैसे नजर तक नहीं मिलाना चाहती थी, लेकिन अफसोस मेहंदी की रस्म भी इन दोनों के साथ ही होनी थी, और वो जानती थी कि अब वो इसे फिर से तंग करने वाला था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि शेर ऐसा हो सकता था। वो तो शेर को बहुत सीधा साधा मासूम समझती थी, लेकिन वो कितना मासूम था इसे कल रात पता चल चुका था। और कल रात को लाली खौफ समझकर भूल जाती, लेकिन ये शख्स उसे कुछ भी भूलने ही नहीं दे रहा था। और अब हर थोड़ी देर के बाद इसका फोन पर मैसेज आता, तो बताओ रात खौफ में तुमने मुझे अपने कितने करीब देखा था, और अब हकीकत में अपने कितने करीब आने की इजाजत दोगी? इसके मैसेज पढ़ते ही इसका चेहरा सुर्ख हो जाता। आज तो पार्लर वाली को लाली लगाने की भी जरूरत पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि इसका चेहरे पर कहीं रंग खिले हुए थे। चेहरे की सुर्खियां साफ बयान कर रही थी कि वो शादी से बेहद खुश है। हाँ, तो ये सच ही तो था कि वो खुश थी। इसे दुल्हन बनना था, वो दुल्हन बनने जा रही थी, लेकिन इसे शेर की दुल्हन नहीं बनना था, और फिर भी शेर की दुल्हन बनने जा रही थी। इसने सोच लिया था कि वो शादी की पहली रात ही शेर को साफ साफ कह देगी कि इसे तुर्की जाना है मतलब जाना है, और हनीमून के लिए तो हरगिज भी कहीं आसपास जाने का इरादा नहीं रखती थी। ये इसकी ख्वाहिश थी कि वह तुर्की जाए। एक तो नावलों में तुर्की को बेहद खूबसूरत बयान किया गया था, और ड्रामों वालों ने तो तुर्की के जो हीरो दिखाए थे वो तो इन्हीं में से किसी को अपना हमसफर बनाने का इरादा रखती थी, लेकिन इसके नसीब में शेर ही लिखा था, और अब वो शेर को अपने किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर चुकी थी। वो वैसे भी शेर किसी तुर्की के हीरो से कम नहीं था, ये बात इसका दिल कहता था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अपनी ही सोचों में गुम इसका फोन बजा। इसने मस्कीन सी शक्ल बनाकर पाले वाले को देखा था। लगता है कि आपके ईश्वर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इन्हीं का फोन होगा, देख लीजिए। इसने अंदाजा लगाया, और लाली ने फोन उठाया। लगता है पार्लर वाली इसे तुक्के लगाने में माहिर थी। हाय अल्लाह जी, ये क्यों फोन कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी बात, मैंने नहीं फोन उठाना। इसने दिल में सोचते हुए फोन साइलेंट पर लगाकर टेबल पर रख दिया था। अरे फोन उठा लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं। आपका मेकअप तकरीबन कंप्लीट है, मैं बाहर जा रही हूँ, आप रिलैक्स होकर बात करें। पार्लर वाली को लगा कि शायद वो इसकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, इसलिए खुद वहां से अपना कुछ जरूरी सामान उठाकर ज़ियाद के कमरे की तरफ चली गई, जहाँ पास भी इसके इंतजार में बैठी हुई थी, जबकि लाली इस कश में थी कि इसे फोन उठाना चाहिए या नहीं। दो बार फोन
बजकर बंद हो चुका था, जबकि वो मेहंदी की दुल्हन के रूप में मुकम्मल तैयार अपने आप को आईने में देखती नजर जुड़ा गई थी। इसे पता था कि वो खूबसूरत है, लेकिन शेर की दुल्हन बनकर वो इतनी हसीन लगेगी, ये इसके वहमो गुमान में भी न था। फोन बजकर बंद हो गया। एक तो वो अपनी शर्म और हया की वजह से फोन नहीं उठा सकी, दूसरी शेर की बेबाक बातें इसे लड़जा कर रख देती थी। वो अपने आप को आईने में देखती दुपट्टा सेट करने लगी जब इसका फोन फिर से बजा। शुक्र है इस बार कॉल नहीं थी बल्कि मैसेज था, जिसे पढ़ने से पहले इसके कान की लो शुरू होने लगी थी। या अल्लाह, ये शख्स इतना बेशर्म क्यों है? मैंने आपसे सीधा सादा सा रोमांटिक सा बंदा मांगा था। वो आसमान की तरफ देखती फोन उठाने लगी थी। डार्लिंग, फोन नहीं उठाया, तुमने गलत किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तैयार हो, बस 2 दिन के बाद तुम मेरी दफ्तर में आने वाली हो, फिर देखना मैं तुम्हारी सारी नादानियों का बदला किस तरह से लेता हूँ। मैसेज पढ़कर इसके लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिली थी, लेकिन फिर खुद पर लानत भेजी और खुद को डांटा। तो ऐसे मैसेज पर हंसने वाली कौन सी बात थी? इसने दोबारा फोन वहीं पर रखा और खुद को बेशरम का खिताब भी दे डाला था। हाँ, लेकिन शेर के इस रूप को देखकर वो अंदर बहुत ज्यादा खुश थी। वो सोच रही थी कि शेर एक बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान होगा, बात बात पर इसे डांटने का प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बहुत प्यार करने वाला और बहुत ख्याल रखने वाला इंसान था। हाँ, लेकिन वो बेहद बेशरम भी था और लाली को इस बात का यकीन हो चुका था। बोरिंग इंसान के साथ जिंदगी गुजारना फिर भी आसान है, लेकिन बेशरम इंसान के साथ बेहद मुश्किल था। मुलाजमा ने इसे बताया था कि पार्लर वाली इसके कमरे में इसका इंतजार कर रही है। पहले इसका ध्यान अपने वाले कमरे पर गया था, जिसका दरवाजा बंद था। बरेरा बेगम अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली थी। वो कल से इस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। न जाने वो इसके बारे में क्या सोच रही होंगी। लेकिन जो भी था, ज़ियाद तो खुद अपनी मर्जी से इसके पास आया था और इससे कहा था कि वो इसे मोहब्बत करता है। वो कोई फराइज पूरे करने के लिए इसके पास नहीं है, बल्कि इसकी मोहब्बत इसे पास की जानब खींचती है। और इस बात का मतलब तो यही था कि वो सिर्फ बरेरा बेगम के कहने पर इसके पास नहीं है, बल्कि वो खुद भी इसके ये जज्बात रखता था। और फिर रात इसका मोहब्बत से भरपूर अंदाज, इसे क्या जरूरत है इसे ज़ाहिर मोहब्बत या झूठे वादे करने की? अगर वो अपना हक लेना चाहता तो वैसे तो वो इसे रोक सकती थी। वो इसका शौहर है, अगर वो इसके करीब आना चाहता था तो इसे रोकने का कोई हक नहीं रखती थी। इसे भला इसकी मोहब्बत का ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? वो इसके निकाह में है, भला इससे इसके साथ रिश्ता बनाने के लिए इसके तल्ले करने की क्या जरूरत थी? और वो मोहब्बत वाला लाम से इसे कहीं से भी फराइज की अदायगी महसूस नहीं हुआ था। और आज जिस तरह से इसका ख्याल रखा, हर रस्म में इसके साथ रहा, इन सब बातों का तो यही मतलब था कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि ज़ियाद शाह की मोहब्बत है। और यही हकीकत थी और इस हकीकत को दिल से कबूल कर चुकी थी। बरेरा बेगम के साथ इसका जुड़ा रिश्ता जरूर था, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते से खुश नहीं था। वो इसके साथ खुश नहीं था जिससे वो मोहब्बत करता था। वो इसके साथ खुश था जिससे वो मोहब्बत करता था। और कल रात वो साफ अल्फाज में बता चुका था कि इसके साथ जुड़ा इसका रिश्ता मोहब्बत का है और बरेरा के साथ जुड़ा रिश्ता मजबूरी का। वो इसके साथ रिश्ता रखना चाहता था और बरेरा के साथ जुड़े रिश्ते को निभाना इसकी मजबूरी थी। वो दोनों इसकी बीवियां थी और इसे बरेरा के होने या न होने से कोई मसला नहीं था। यही हकीकत थी कि वो किसी की जवाबदार नहीं थी। इसे किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं थी। इसका शोर इसके साथ था, इसे कुछ भी नहीं चाहिए था। स्नेहा बेहद खौफनाक थी। स्नेहा बेहद खौफजदा थी। वो इस वक्त ज़ियाद के कमरे में बैठी थी, जहां पार्लर वाली से तैयार कर रही थी। लाली की जिद थी कि इसे अपने कमरे में तैयार होना है, क्योंकि ज़ियाद का कमरा शेर के कमरे के बिल्कुल सामने था। लेकिन पास बस नेहा को यहीं पर तैयार होना था, क्योंकि यहाँ से वो बासानी अपने काम भी सर अंजाम दे सकती थी। और इनकी माएँ भी तो हर थोड़ी देर के बाद इन्हें आवाज़ दे रही थी। पार्लर वाली भी अच्छा खासा तंग आ चुकी थी, लेकिन सच यही था कि स्नेहा की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता था, वरना वो अच्छा खासा शोर मचा देती थी। वो दोनों तैयार होते हुए पार्लर वाली से बातें कर रही थी जब अचानक दरवाजा खुला और ब्लैक कलर के खूबसूरत और स्टाइलिश साड़ी में बरेरा ने अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर एक फातियाना मुस्कुराहट थी, जबकि वो मुस्कुराती नजरों से इसी को देख रही थी। लेकिन पासेब को इसकी नजरों से अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। वो अपनी खूबसूरत साड़ी संभालती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके पास आई थी। वाह भाभी, माशाल्लाह आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आखिरकार आज आपने बाल खोल ही दिए। स्नेहा से मिलते हुए खुशी से बोली थी। खोल नहीं थे तो जानो, तुम्हारे भाई की फरमाइश थी, वरना तुम नहीं जानती कितना हंगामा होता। मुंह बनाकर बैठ जाते और फिर इन्हें मनाने में शादी के सारे दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वो हंसते हुए बोली तो स्नेहा के साथ साथ पार्लर वाली लड़की भी मुस्कुराने लगी, जबकि पास से अपने खामोशी से सर झुका गई थी। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन इसके दिल में बरेरा को देखकर कोई खुशगवार एहसास नहीं जागा था। और बरेरा का बार बार अपनी तरफ देखना भी इसे अजीब लग रहा था। इसके जरा झुकाने पर वो मुस्कुराई, उसके करीब चली आई। तभी स्नेहा को बाहर से आवाज आई थी। पाकीज़ा बेगम इसे फिर से पुकार रही थी। वो सर पर हाथ मारती बाहर की जानब भागी थी, जबकि बरेरा मुकम्मल तौर पर पाजेब के जानब मुतवज्जो थी। सुनो, इसे बहुत अच्छे से तैयार करना, आज बहुत से लोगों से मिलवाना है इसे। बरेरा इसके बिल्कुल करीब आती पार्लर वाली से कहने लगी और हाथ इसकी थोड़ी के नीचे रखकर इसके चेहरे को जरा ऊंचा करके मायना करने लगी थी। ये आज बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह से ये है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ज़ियार के दरमियान सिर्फ इसी पर जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ज़ियार का ध्यान सिर्फ इसी पर जाए। वो बातें तो पार्लर वाली से कर रही थी, लेकिन देख इसके चेहरे की जानिब रही थी। न जाने क्यों से ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी। इससे इसका चेहरा तक ना उठाया गया था। जी जी बरेरा बेगम, आप परेशान ना हो, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही तैयार करूंगी। लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पार्लर वाली कुछ हिचकिचाते हुए बोली थी। हाँ पूछो, क्या पूछना है? वो अपने बालों की एक तरफ करती, ना जाने इसके चेहरे पर क्या खोज रही थी। पास नजर झुकाए बस इसकी नजरों को अपने चेहरे से हटने का इंतजार कर रही थी, जिन्हें वो हटाने में नाकाम रही थी। बरेरा बेगम, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है अपने ही शोर की दूसरी शादी करवाना, मतलब अपने ही सर पर सौतन लाना और फिर सौतन का इतना ख्याल भी रखना। मैंने तो सुना कि
औरत ये रोग बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप इतनी खुशी से इनके ख्याल भी रख रही हैं। भला आपको क्या जरूरत पड़ी है ऐसा कदम उठाने की? पार्लर वाली कुछ हिचकिचाती हुई पूछ रही थी। पार्लर वाली की बात पर जहां पास से शर्मिंदगी से सर न उठा पाई थी, वहीं बरेरा खिलखिलाकर हंसी। शोहर के लिए खुशी के लिए करना पड़ता है। मैं अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती हूँ। उन्हें पासे पसंद आ गई तो उन्होंने मुझसे शादी की इजाजत मांगी, और अगर इस्लामी ने दूसरी शादी की इजाजत देता है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं अपने शोहर की खुशी में खुश हूँ और खुद अपने हाथों में पासिब को ब्याह कर इस हवेली में लाई हूँ। और वैसे भी पासिब और मेरा रिश्ता सोतनों वाला नहीं बल्कि सकी बहनों वाला। ये मेरी छोटी बहन की तरह अजीज है। वो मोहब्बत से पासिब की गाल पर हाथ रखते हुए बोलते, इस पर वो पहली बार मुस्कुराई थी। बरेरा बेगम अगर हकीकत बताना चाहती तो बता सकती थी कि वो बदनामी की वजह से इसकी सौतन बन गई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी इज्जत रखने के लिए उन्होंने ये सब कुछ छुपा लिया। पासिब के लिए ये एहसास ही काफी था कि ज़ियारी से मोहब्बत करता है, उसे देखकर पहले ही पसंद कर चुका था। ये तो इत्तेफाक था कि इसके नसीब भी ज़ियार के साथ ही जुड़े हुए थे। बरेरा बेगम, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं तो कभी इतनी हिम्मत न कर सकूं। भला अपने शोहर की दूसरी बीवी खुद अपने हाथों से ब्याह कर लाना आसान थोड़ी है। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा दिल दिया है। पहले अपनी सौतन को खुद लाना और फिर इसे इज्जत देना, ये छोटे दिल वाले लोग नहीं कर सकते। आप वाकई ही अपने शोहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। अल्लाह आपकी और आपके शोहर की मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। पार्लर वाली ने मुस्कुराते हुए कहा था। आमीन सुमे आमीन। अब तुम बाहर जाओ, बाकी मैं खुद इसे तैयार कर लूंगी। वो उसके हाथ से ब्लेंडिंग ब्रश लेते हुए बोली थी। ठीक है, आप इन्हें तैयार करें, बाहर कुछ लड़कियां हैं, मुझे इन्हें भी तैयार करना है। पार्लर वाली मुस्कुराकर अपना सामान उठाने लगी, जबकि वो अभी तक पासिब के चेहरे को देख रही थी और खुद अपने हाथों से इसे तैयार करने लगी। तुमने ये ड्रेस पहन लिया, मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाई थी, बिल्कुल मेरे जैसी। तुम आज के फंक्शन में वो साड़ी पहननी थी। मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, तुम ऐसे चेंज कर लेना। वो इसे तैयार करते हुए मसरूफ अंदाज में बोली थी। नहीं बरेरा बेगम, मैं यही ड्रेस पहनूंगी, ये वो लाए हैं। आज सुबह ही उन्होंने मुझे ये ड्रेस दी है और कहा है कि आज रात के फंक्शन में मुझे यही पहननी है। इनकार करते हुए इसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराती हुई इसके सामने जाकर भी ज़ियार का नाम ना ले सकी थी, जबकि इसके अंदाज पर बरेरा का दिल चाह के इसका चेहरा नोच कर ले, जहां इसके शोहर की मोहब्बत के कहीं रंग सजे हुए थे। ओ, ये ड्रेस तुम्हें ज़ियार ने दी है, मतलब कि वो नहीं चाहती कि मेरी जैसी ड्रेस कोई और पहने। कभी कभी ना हद करते हैं। मैंने इन्हें बताया भी था कि तुम्हारे लिए मेहंदी की ड्रेस मैं खुद लेकर आई हूँ, वो बिल्कुल भी अपनी जैसी, लेकिन वो कह रहे थे तुम्हारे जैसा कोई भी ड्रेस नहीं पहन सकता। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे लिए अलग ड्रेस लेकर आए हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। अब तुम सारी नहीं पहनना, ये ना हो कि वो तुम पर गुस्सा हो जाए। और तुम्हारी कल रात कैसी गुजरी है? मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने शोहर को किसी के साथ बांट नहीं सकती, लेकिन वो सब कुछ मैं मतलबी बनकर सोच रही थी। लेकिन फिर मैंने ये फैसला किया कि तुम्हारा भी ज़ियार पर पूरा हक है। तुम भी इनके निकाह में हो, इसलिए मुझे अपने दिल पर थोड़ा बहुत जबर करना होगा। ज़ियार तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन मैंने इनकी मिन्नतें की, इन्हें समझाया कि निकाह का लिए तो हुकूक और फराइज़ अदा करने होंगे। मैंने इनको बहुत समझाया कि इन्हें तुम्हें अपनी इतनी मोहब्बत देनी होगी जितनी वो मुझे देते हैं। एक लड़की बहुत सारे ख्वाब सजाती है अपने शोहर के हवाले से। मैं जानती हूँ तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे। मैंने ज़ियार को अपनी कसम दी कि वो तुम्हें भी इतनी ही मोहब्बत दे जितनी वो मुझे देते हैं, क्योंकि तुम भी इतनी ही चाहत की हकदार हो पासेब। ज़ियार को थोड़ा वक्त दो। पासेब, इतनी जल्दी के लिए सब कुछ कबूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये रिश्ता निभाना आसान नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। एक शोहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, रूहानी भी होता है। और मुझे यकीन है वो तुम्हारे और अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए तुम अपने साथ अपनी मोहब्बत का यकीन जरूर दिलाएंगे। तुम्हें भी इन्हें वक्त देना होगा। हो सकता है फिलहाल इनकी सारी बातें दिल से ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो सचमुच में तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। फिलहाल तो वो तुम में और मुझ में बहुत फर्क रख रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी वो मेरी जगह पर तुम्हें कबूल नहीं कर पा रहे, शायद इसीलिए तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आए हैं। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिश्ता निभाने के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। और बाकी आज रात में तुम्हें खुद से तैयार करूंगी। देखना तुम इतनी प्यारी लगोगी कि ज़ियार का दिल अपने आप ही तुम्हारी तरफ खींचा चला जाएगा। वो मीठी जुबान से इसके दिल पर तीर चला रही थी। कितना मुश्किल था ये कबूल करना कि सारी बातें झूठी थी। ज़ियार की मोहब्बत, वो लम्स, वो वादे सब झूठ थे। ये सब कुछ तो वो सिर्फ बरेरा बेगम की इस कसम की वजह से कर रहा था। सच तो ये था कि बरेरा बेगम से बता रही थी, और अगर ये सब झूठ होता तो क्या बरेरा बेगम इतनी आसानी से ये सब कुछ कबूल कर लेती? अगर ये सारी बातें बरेरा बेगम से छुपी हुई होती तो क्या बरेरा बेगम इतनी आसानी से इसके पास आकर इसे तैयार करती? लेकिन इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मोहब्बत नहीं तो नहीं सही, लेकिन इसके दिल से खेल क्यों रहा था? इसके नाजुक जज्बात का मजाक उड़ा रहा था। वो सारी रात इसकी बाहों में इसकी मोहब्बत को महसूस करती रही, हकीकत यह थी कि वो मोहब्बत इसके लिए नहीं बल्कि इसकी बीवी के लिए थी, जिसे वो सिर्फ मजबूरी में अदा कर रहा था। लेकिन ज़ियार की वो सारी बातें इसके दिल पर बुरी तरह से असर कर रही थी। वो कहीं से भी झूठा नहीं लग रहा था। लेकिन बरेरा बेगम जो बोल रही थी वो भी तो झूठ नहीं हो सकता था। वो अपने ही शोहर के बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी? और वो जानती थी कि वो उसका शोहर इसकी दूसरी बीवी के साथ रात गुजार कर आया है, तो वो इतनी तैयार होकर इतनी खुशी से कैसे बाहर आ सकती थी? यकीनन ज़ियार ने इसे मनाने गया होगा। वो अपनी पहली मोहब्बत का यकीन दिलाने गया होगा, बल्कि पहले ही नहीं आखिरी मोहब्बत। इसी मोहब्बत के लिए तो वो ये सब कुछ कर रहा था। एक अनचाहा सा रिश्ता निभा रहा था, इतना फरेब कर रहा था। ये सब कुछ बरेरा बेगम की कसम की वजह से ही तो खड़ा कर रहा था। इसके जज्बात हट ना हो, इसीलिए इसे अपनी मोहब्बत का झूठा दिखावा कर रहा था। लेकिन इसने कहा था कि बरेरा पर यकीन ना करना। अगर वो बरेरा बेगम से इतनी मोहब्बत करता था तो
तो फिर ये वो ये कैसे कह सकता था कि बरेरा के करीब मत जाना, शायद इसे डर था कि बरेरा इसे सच बता देगी। लेकिन इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? अगर वो बरेरा बेगम से मोहब्बत करता है तो इसे भी कोई एतराज नहीं है। वो कौन सा इससे मोहब्बत मांगती थी? लेकिन शायद इंसाफ का तकाजा यही था कि इसके नसीब में शोहर की मोहब्बत लिखी ही नहीं थी। वो सिर्फ अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता था। वो शख्स अपनी बीवी की जगह किसी और को देना ही नहीं चाहता था, और वो बरेरा बेगम के जैसा ड्रेस ना पहन सके, इसलिए वो इसके लिए एक नया ड्रेस लेकर आया था। लेकिन इसे भला ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? हाँ, इसे ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो इसे बरेरा से मोहब्बत करने से रोकती नहीं थी। ना जाने क्यों इसका दिल बेचैन हो रहा था। वो ज़ियार की मोहब्बत की तमन्नाई थी, लेकिन वो इसका झूठा ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे साड़ी पहननी है, वो फैसला करते हुए बोली थी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो वरना ज़ियार गुस्सा हो जाएंगे। तुम नहीं जानती इनका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है। बरेरा ने इनकार करते हुए कहा था। नहीं बरेरा बेगम, ये ड्रेस बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे पहनकर चल नहीं सकूंगी। वो फिर से कहने लगी तो बरेरा मुस्कुरा दी। ठीक है तुम साड़ी पहन लो, लेकिन हो सकता है ज्यादा गुस्सा हूँ। वो नहीं चाहते कि मेरे जैसे ड्रेस कोई और भी पहने या कोई भी मेरे जैसा लगे, लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। आखिर वो तुम्हारे लिए ही लाई थी, आखिर मैं वो तुम्हारे लिए ही लाई थी। तुम यहीं रुको, मैं ड्रेस लेकर आती हूँ। वो जल्दी से उठी से पहले कि वो ज़ियार के गुस्से से डरकर इनकार ना कर दे। अगर वो मुझ पर गुस्सा हुए या नाराजगी जाहिर की तो मतलब साफ था कि वो नहीं चाहते कि बरेरा जैसा ड्रेस मैं पहनूं या कभी भी इनके जैसी लगूं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं साफ कह दूंगी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो ना से मैं मुझे मोहब्बत नहीं दे सकते तो ना से, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत के झूठे ड्रामे भी ना करें। और अगर उन्होंने मुझे ये ड्रेस पहनने पर कुछ भी ना कहा तो मतलब बरेरा बेगम झूठ बोल रही है और ज़ियार मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो अपने छोटे से दिमाग पर जितना जोर डाल रही थी, इतनी ही इसकी टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। दिल कह रहा था कि ज़ियार की मोहब्बत में यकीन करे, लेकिन बरेरा की बातें वो बिल्कुल एक जैसी ड्रेसेस में बाहर आई थी। दोनों ही ब्लैक कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जो इन दोनों पर ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाथ देखने वाला इनकी तारीफ कर रहा था। सफिया बेगम ने इन दोनों को देखा तो उनके चेहरे पर परेशानी सी छा गई। बेटा तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी? से आज जो ड्रेस मैंने पसंद करके लाया था वो नहीं पहनी तुमने? वो बरेरा की वजह से महातब हुई थी, वो बहुत ज्यादा भारी थी, इसमें चला नहीं जा रहा था, इसलिए ये पहनी। इसने बहाना बनाया। लेकिन बेटा ज़ियार को साड़ी पसंद रहने दें, आप तायम्मी इतनी प्यारी लग रही है। और वैसे भी लेडीज फंक्शन है, यहाँ कौन सा कोई मर्द हजरात है जो ज़ियार को पसंद मसला होगा। वो इसका बहुत दिल चाह रहा था कि ड्रेस पहनने का, तो मैंने दे दी। ज़ियार वाली ड्रेस वो फिर कभी पहन लेगी। जरूरी थोड़ी है यहीं पर पहनना। वो बेहद गुस्से से बोली थी। इसका लहजा पाजिब ने बड़ी शिद्दत से नोट किया था। तुम अपनी पसंद खुद तक महदूद रखो बरेरा, जरूरी नहीं कि हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। पाजिब बेटा मेहंदी का फंक्शन है, ऐसे में साड़ी पहनना कुछ अजीब लगता है, तुम इस ड्रेस को चेंज करो। वो सख्त अंदाज में बरेरा से कहती। पाजिब से मुखातब हुई थी। मैं तैयार भी हो गई हूँ बेगम साहिबा। अभी कुछ और भी कहना चाहती थी कि हाल में ज़ियार के साथ शेर और जायद नुमादर हुए। ज़ियार की मलतशी नजरें इसकी तलाश में इधर उधर भटक रही थी, जब सामने ही इसकी साड़ी में लिपटे वजूद पर लम्हे में इसकी परेशानी शक्ल उलूदा हुई थी। इस कामयाबी पर बरेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो लम्हे में देर लगाए बगैर इसके सर पर सवार था। किसकी इजाजत से घटिया और बेहुदा लिबास पहना तुमने? वो बरेरा को सिरे से नजरअंदाज करता इसके सवाल करने लगा था। मुझे अच्छा लगा, मैंने पहन लिया, वह कलाते हुए बोली थी। कान खोलकर सुनो लड़की, तुम्हें वही चीज अच्छी लगनी चाहिए जो तुम्हारे शोर को पसंद हो। 1 मिनट के अंदर अंदर ये घटिया और बेहुदा ड्रेस चेंज करके आओ, ना इस तरह के सामने, वरना इस ड्रेस के साथ में तुम्हें भी आग लगा दूंगा। वो बेहद गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था। अगर इसे मेहमानों का एहसास ना होता, यकीनन इसकी आवाज भी ऊंची हो चुकी होती। ज़ियार बेटा रुको, मैं बता रही हूँ इसे कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं। तुम इस तरह से गुस्सा मत हो, मैं समझाती हूँ। सफिया बेगम ने बीच में आना चाहा था। मैंने कहा जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। वो एक दफा फिर से बेहद गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन पाजिब के पैर तो इसका गुस्सा देखकर ऐसे जमीन पर ही जम गए थे। वो बेहद गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, उसकी कलाई थामे इसे तकरीबन घसीटते हुए सीढ़ियां चढ़ गया था। जहां करके सब लोग परेशान हो चुके थे, वहीं बरेरा के चेहरे पर एक फातियाना मुस्कुराहट थी। वो इसे घसीटते हुए कमरे में लेकर आया और बिना इसकी परवाह किए इसकी साड़ी का पल्लू थाम कर खींचा। नफरत है मुझे इस लिबास से जो बदन छुपाने के बजाय नुमाया करती है। इसके वजूद से लिपटे कपड़े को अलग करते हुए वो अलमारी के पास आया। पाजिब की आंखों में आंसू बहने लगे थे। ये तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ इस तरह से सलूक करेगा। वो बरेरा का जैसा ड्रेस पहनने पर इस पर गुस्सा होगा तो वैसे साफ कह दी कि इसे दिखावे की मोहब्बत की जरूरत नहीं, लेकिन वो यूं करेगा। कितना तौहीन-अमेज़ लम्हा था। अब कहाँ था एहसास के नाजुक जज्बात का? क्या आपको यहाँ कोई नाजुक जज्बात नहीं रखती थी? क्या वो अपने शोहर से कोई इज्जत डिजर्व नहीं करती थी? वो अलमारी से वही शरारा निकालकर इसके पास आया जो आज सुबह इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया था, क्योंकि वो रात को ये ड्रेस देख चुका था कि बरेरा ने इसे गुस्सा दिलाने के लिए पासिब के लिए अपनी साड़ी मंगवाई है। बरेरा अच्छे से जानती थी कि इस तरह की घटिया तरीन लिबास में कितनी नफरत करता है। इसने इसे गुस्सा दिलाने के लिए ही पाजिब को ये ड्रेस पहनने के लिए दिया था, लेकिन पाजिब का फर्ज बनता था कि वो ड्रेस पहने जो इसका शोहर इसके लिए लेकर आया है। इसका शोहर इसकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है तो वो किसी और की मर्जी पर चल रही थी। एक बात कान खोलकर सुनो पाजिब, तुम्हारा तलक मुझसे है। मुझे नहीं पता कि बरेरा के साथ इस कमरे में 2 घंटे तुमने कौन सी मीटिंग की है, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बरेरा के करीब जाने से मना किया था। वो इसके करीब आकर इसके ब्लाउज की रोड़ियां खोलने लगा। पाजिब ने इसे रोकने के लिए जरा सी मज़ाहमत की, जो इसकी आंखों में तहते गुस्से को देकर दम तोड़ गई थी। मुझे मेरी बीवी को छुपा कर रखना पसंद है। अगर वो अपना आप जाहिर करना चाहती है तो मेरे सामने करे। तुम्हारे वजूद की रानाइयां देखने का हक सिर्फ मेरे पास है। खुद को छुपा कर रखो, सबकी नजरों से तुम सिर्फ मेरी हो। इसकी शर्ट के आस्तीन को इसके बाजू से निकालते हुए बेहद मोहब्बत से इसकी आंखें साफ करते हुए इसे अपने सीने से लगाया था। तुम्हें ये लिबास पहनने
पहनने का शौक है, मैं डेरू लगा दूंगा, लेकिन सिर्फ इस कमरे की हद तक। वो नरमी से इसके शर्ट की डोरियां बंद करता इसे समझा रहा था। बरेरा बेगम भी तो आपकी बीवी है, इन्हें तो मना नहीं किया आपने साड़ी पहनने के लिए। इसकी मोहब्बत से भरपूर अंदाज पर नरम नरम और नाजुक लम्स पर एक बार फिर से इसके लबो लहजे में खोने लगी थी, लेकिन फिर भी वो आंसू बहाती शिकायत कर गई थी। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस औरत से मेरा कोई तल्लक नहीं है, और अगर मेरा इस औरत से कोई तल्लक नहीं है तो इसे किसी भी चीज के लिए मना क्यों करूंगा। मेरा तल्लक तुमसे है, तुम पर हक रखता हूँ, लेकिन तुम्हें मना करूंगा। बाकी अपनी नाराजगी रात के लिए अधूरा रखो, बाकी अपनी नाराजगी रात के लिए उधार रख लो, बहुत मोहब्बत से मनाऊंगा। अब इसके लब्बू को बोसा लेता इसका चेहरा साफ करने लगा था। परेरा पासिब को इसके खिलाफ कर रही थी। ये बात तो बस समझ गया था, और ये जानता भी था कि ये छोटी सी लड़की अपना दिमाग हरगिज नहीं रखती। बरेरा इसकी दिमागी इस्तेमाल कर रही थी, और इसे अपनी इस नाजुक सी जान को बरेरा की चालू से बचाकर रखना था। नीचे मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। ज़ियार और पाजेब अब तक वापस नहीं आए थे। परेरा को यकीन था कि इसकी प्लानिंग के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। यकीनन ज़ियार ने इसे बहुत ज़्यादा डांटा होगा, या मुमकिन है एक आधा थप्पड़ भी लगा ही दिया हो। इसे याद था कि शादी के 2 माह बाद इसने एक फंक्शन में साड़ी पहनी थी, जिस पर ज़ियार ने खूब नापसंदीदगी का इजहार करके इसे मना किया था। लेकिन इस वक्त ज़ियार से हुई ताज़ा ताज़ी लड़ाई के बायस बरेरा ने इसे जताया था कि अगर वो इसे अपनी बीवी होने का हक नहीं देता तो भूल जाए कि वो भी इसे शोर होने का रोक जमाने देगी। और वहां पर इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि शादी के दो माह बाद ही ज़ियार ने इस पर हाथ उठाया था। वो इसे नरमी से समझाने की बहुत कोशिश कर चुका था, और जब वो नरमी से नहीं मानी तो ज़ियार ने अपनी इज्जत की खातिर इसके मुंह पर थप्पड़ तक लगा दिया था। तो शिकायत सिकंदर शाह तक जा पहुंची थी। सिकंदर शाह ने भी अभी अभी अपना भाई खोया था, इन्हें अपनी भतीजी हद दर्जे अजीज थी। इसके बाद सिकंदर ने ज़ियार की बहुत ज्यादा बेइज्जती की और इसे बरेरा से माफी मांगने के लिए भी कहा था, लेकिन ज़ियार माफी मांगे बिना ही घर से गायब हो गया था। फिर 1 माह बाद वापस आया था, जब इसे पता चला कि बरेरा गिर गई है, और ये हादी को मारने की पहली कोशिश थी, जिसकी वजह से इसे सुनने को मिला था कि वो एक गैर जिम्मेदार शोहर होने के साथ साथ एक गैर जिम्मेदार बाप भी है, जिसे अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की कोई परवाह ही नहीं। कमरे में आने के बाद भी बरेरा इसे खूब लड़ी थी, हाँ, लेकिन इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इसका शोहर क्या चाहता है और क्या नहीं। इसी दिन ज़ियार ने फैसला कर लिया था कि वैसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा। इसने खुद ही सोच लिया था कि वो इस पर कोई हक नहीं रखता। इसने बरेरा को बहुत मौका दिया था वो अपनी गलतियां सुधारे, लेकिन जो बरेरा को चाहिए था वो ज़ियार इससे नहीं दे सकता था। अपने माँ बाप, अपने घर, बहन भाइयों से हर तलक खत्म करके वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए इसके साथ पेरिस या किसी और मुल्क में चला जाए, वरना इसका नुकसान इस बच्चे को भी इसे इस बच्चे के रूप में उठाना होगा। ज़ियार ने इसे समझाने की कोशिश की कि वो इस गलती माफ करने को तैयार है। इसने कहा था कि इसके साथ इस रिश्ते को निभाना इसके लिए मुश्किल है, लेकिन अपने बाप और इसकी कोख में पलने वाले बच्चे के लिए वो ये समझौता करेगा। वो हर मुमकिन तरीके से इसे खुश रखने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि इस बच्चे को अपना नाम भी देगा, लेकिन वो इसे बार बार मारने की कोशिश न करे। लेकिन बरेरा पर तो एक ही धुन सवार थी। इसे यह खानदान नुमा टब्बर नहीं चाहिए था, और ना ही अपनी कोख में पलने वाला बच्चा इसे चाहिए था। लेकिन ज़ियार को यह बच्चा चाहिए था, क्योंकि वो अपने सबसे ज्यादा अजीज दोस्त की आखिरी निशानी को मरने नहीं दे सकता था। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। स्नेहा बड़े मजे से दुल्हन बनी लाली के सामने डांस करते हुए साथ साथ गाना भी गुनगुना रही थी, जो कि लाली खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, और साथ ही साथ बैठे हुए इसका होप साथ दे रही थी, क्योंकि अपनी शादी को पूरी तरह से एंजॉय करना तो इसका होप था, जो इसने पूरा करना था। शादी में मौजूद हर किसी को ये प्यारी सी दुल्हन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, जो अपनी शादी के एक रस्म को मुकम्मल जिंदा दिली से एंजॉय कर रही थी। हाँ, लेकिन सिकंदर साहब के आते ही इसका मुंह बन जाता, जिसकी वजह पूछने पर इसे साफ साफ कह दिया था कि वो मुझे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, और आप कहेंगे कि मेरा काम भी ऐसे ही है। इसकी बातें वो पहले तो सिकंदर साहब बहुत हंसे, लेकिन बाद में इसे यकीन दिलाया कि वो शेर को इसे कभी भी डांटने नहीं देंगे। हाँ, अगर वो हक पर बात इसे डांटेगा, गुस्सा करेगा तो इन्हें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन लाली को यहाँ भी सुकून नहीं मिला था, क्योंकि वो अपनी करतूत और हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। इसीलिए सिकंदर शाह के सामने इसका मुंह बन जाता, जिस पर सिकंदर शाह भी इसे खूब नजरअंदाज करते। इस वक्त सिकंदर शाह यहाँ थे, नहीं तो इसका हक बनता था कि वह मेहंदी की रस्म को खूब एंजॉय करे, क्योंकि सिकंदर शाह के सामने आते ही इसने एक बार फिर से मुंह बना लेना था, ताकि वो उनसे वादा ले सके कि शेर इस पर कभी भी गुस्सा नहीं होगा और इसे कभी भी नहीं डांटेगा। अगर इसने ऐसा किया तो वो इसकी खूब खबर लेंगे। लेकिन ये बात अलग थी कि सिकंदर शाह किसी भी तरीके से इसके हाथ नहीं लग रहे थे। वैसे तो वो मुंह बनाकर इनसे हर बात मनवा लेती थी, लेकिन यहाँ इसका कोई भी ड्रामा नहीं चल रहा था, हर चीज अपनी जगह। लेकिन शेर की डांट से इसे बहुत ज्यादा डर लगता था। वो जानती थी कि इसका मुच्छर गुस्से का बहुत ज्यादा तेज है। वो तो कहती थी कि गुस्सा करना इसकी हॉबी है, और इसके साथ भी वो अपना फेवरेट मुश्किल जारी रखे हुए था। इसीलिए वो पहले पहले ही अपना कोई मजबूत इंतजाम कर लेना चाहती थी। सब मर्द हजरात बाही की जानब थे, और बाही भी काफी आतिशबाजी का समा था। वहां बाहर लड़कों ने भी अपनी धूम मचा रखी थी। यहाँ अंदर लड़कियां नाज और नजाकत से ढोलकी रखे मेहंदी लगाए गाने गा रही थी, और वहां बाहर मर्द लोग अपने खेल, अपने शौक अपने अंदाज में पूरे कर रहे थे। यहाँ अंदर लड़कों का आना बिल्कुल भी मना था। ये वो पहली रस्म थी जो लड़कों के बगैर हो रही थी। पहले तो वैसा कोई इरादा नहीं रखा, सारी रस्में एक साथ ही होनी थी, लेकिन न जाने पकीज़ा बेगम को क्या सोची कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेहंदी की रस्म एक साथ नहीं होगी, लड़के अलग करेंगे और लड़कियां अलग करेंगे। और वैसे भी ये रस्म अलग से ही होती है, यही घर में रहने की वजह से इन्हें सारी रस्में एक साथ करनी पड़ रही थी, लेकिन मेहंदी की रस्म एक साथ नहीं होगी, क्योंकि पहले ही हल्दी को लाली एंजॉय नहीं कर पाई। उन्होंने ये बात बहुत ज्यादा नोट की थी कि जब लाली
शेर के करीब आकर बैठे जब शेर लाली के करीब आकर बैठा तो लाली के चेहरे पर लाली तो आ गई, लेकिन इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा संजीदगी में ढल गया था। फितरी शर्म हया या कुछ और, लेकिन लाली अपनी हल्दी को एंजॉय नहीं कर पाई थी और ये बात इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि हर वक्त हंसती मुस्कुराती लाली ने कहा था कि वो अपनी सारी रस्मों को बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी, लेकिन शेर के होते हुए हर मशर की लड़की की तरह इसके चेहरे पर शर्म हया के गुलाब से खिलते थे। इसके बाद ही पाकिज़ा बेगम ने फैसला किया था कि मेहंदी की रस्म अलग अलग होगी। सब लोग वहां मौजूद थे, लेकिन पाजेब नहीं थी और सबको पता था कि ज़ियार इसे कमरे में लेकर गया है। पाकिज़ा बेगम और सफिया बेगम बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि वरेरा खुश थी, वो क्योंकि इन दोनों में पहले ही दरार डाल चुकी थी। पाजेब को साड़ी पहनाकर वो जानती थी कि इस वक्त ज़ियार का गुस्सा सफिया नेज़े पर होगा। इन हाथों में लिख के मेहंदी का नाम, सजना का नाम, इसकी मेहंदी के साथ शेर का नाम लिखा गया था। तो स्नेहा इसे छेड़ते हुए गाने लगी। वो थी तो सदा की बेशरम, लेकिन यहाँ इसे शर्म आ रही थी, जबकि स्नेहा भी अपना खौफ बुलाए खूब इंजॉय कर रही थी, लेकिन बार बार किसी की अनजान नजरों को महसूस करके दिल कांप जाता। फिर पाकिज़ा बेगम ने इसे आज खूब मस्ती करने की इजाजत दे दी थी, तो वो अपना डर को होठ पर हावी नहीं कर सकी थी। याद मुझे जब इनकी आए, स्नेहा आहिस्ता आहिस्ता लहराती इसके पास आई और उसकी मेहंदी की फोटो बनाई। लाली ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शेर को फोटो बेच चुकी थी। लाली ने नाराजगी के इजहार के तौर पर घुरा, क्योंकि मेहंदी लगे हाथों से भी और कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि स्नेहा इसे शरारती नजरों से देखते एक बार फिर से डांस करने लगी थी। सॉरी गाइस, मैं गाना बीच में से स्किप कर रही हूँ। स्नेहा मजे से गुनगुनाते हुए डांस कर रही थी, जबकि लाली नाराजगी का इजहार के तौर पर मुंह बनाई से घूर रही थी। इसने अपने दोस्त को मनाने की खातिर डांस करते हुए अपने कान पकड़े, तो ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी थी। ज़ियार का एक ही दोस्त था जिससे वो कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता था, इसका जिगरी दोस्त हारिस, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। ज़ियार और उसकी दोस्ती बचपन की थी, लेकिन वो पढ़ाई के सिलसिले में पेरिस चला गया, जहाँ की एक यूनिवर्सिटी में वरेरा और हारिस पहली बार मिले। इस तरह से ज़ियार को बताया कि इसकी चाचा की बेटी और वो एक ही यूनि में पढ़ते हैं, और फिर हारिस ने से बात की। इसने बताया कि वो इससे दोस्ती कर चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता वरेरा को लेकर हारिस के जज्बात बदल गए। हारिस इसे बेहद पसंद करता था, वो इसे मोहब्बत करने लगा था। वरेरा थी भी इतनी खूबसूरत कि वो किसी की भी पसंद हो सकती थी। हारिस ने इसे बताया कि बरेरा भी इसे पसंद करती है। इसने बरेरा को शादी के लिए प्रपोज किया और बरेरा ने इसका प्रपोजल भी कबूल कर लिया था। वो एक एक बात इसे शेयर करता था। यह सब कुछ जानकर इसे बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि हारिस एक बेहतरीन इंसान था। इसे यकीन था कि इसे पाने वाली लड़की खुशकिस्मत होगी, क्योंकि वो हर चीज को शिद्दत से चाहता था और जिससे मोहब्बत करता था इसके लिए जान भी दे सकता था। लेकिन फिर इसे पता चला कि बरेरा पाकिस्तान आ रही है। बाबा ने बरेरा का रिश्ता इसके साथ तय करके रखा है। ये सारी बातें इसके लिए बहुत ज्यादा अजीब थी, उन्हें कबूल करना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन ज़ियार ने फैसला कर लिया कि वो मोहब्बत करने वालों को कभी भी बिछड़ने नहीं देगा। जब बरेरा पाकिस्तान आई, इसे साफ अल्फाजों में बरेरा को जाहिर कह दिया था कि वो जानते कि वो और हारिस एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो इसे घबराने की जरूरत नहीं, वो इन दोनों को मिलवाएगा। लेकिन बरेरा तो इसकी नकुश में खो चुकी थी, इसे तो किसी हारिस से कोई लेना देना ही ना था। बहुत जल्द इसने अपनी मोहब्बत बदल ली थी। बरेरा के अल्फाज सुनकर इसका दिमाग घूम गया। जब बरेरा ने यह कहा कि हारिस के साथ इसकी दोस्ती की वजह सिर्फ यह थी कि इसके बाबा ने इसका खर्चा बंद कर दिया था। इसे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो इसके खर्चात उठा सके, वरना हारिस से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो इसे किसी किस्म की कोई मोहब्बत करती थी और ना ही वो इसके लिए कोई रिश्ता रखना चाहती थी। पेरिस में दिन में 10 लड़के इसे प्रपोज करते थे, तो क्या वो सबके साथ शादी करेगी? ये सारी बातें जानकर ज़ियार को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची थी, क्योंकि इसे अच्छे से पता था कि हारिस के लिए बरेरा क्या है। वो हारिस की जीने की वजह थी। वो इसे बेहद मोहब्बत करता था और ज़ियार ये भी जानता था कि वो दोनों इस रिश्ते में कितने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी नज़रों में इसकी मोहब्बत की कोई कदर और कीमत ही ना थी। वो कभी बरेरा जैसी लड़की को अपने दोस्त को धोखा नहीं देने दे सकता था। इसलिए इसने हारिस को ये सारी बातें बता दी। वो इसके साथ सिर्फ वक्त गुजारी कर रही थी, क्योंकि इसे पैसों की जरूरत थी। हारिस को इसकी किसी बात पर यकीन ना आया तो वो खुद बरेरा के पास चला गया। जब बरेरा ज़ियार से शादी करने के लिए हामी भर चुकी थी, पर इसने हारिस के सामने भी खुले अल्फाज में कह दिया कि अब वो ज़ियार से शादी करेगी, क्योंकि इसे ज़ियार पसंद आ चुका था। ज़ियार ही वो इंसान था जो इसके साथ सूट करता है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद परकुशिश शख्सियत का मालिक है। हारिस जैसा आम शक्ल सूरत का इंसान परियों जैसी खूबसूरत लड़की के हरगिज काबिल नहीं था। और ज़ियार हारिस से कहीं ज्यादा दौलतमंद और अमीर है। वो भला ऐसे लड़की से शादी क्यों करती जो इसकी ख्वाहिशात भी पूरा नहीं कर सकता था और इसके साथ छूट भी नहीं करता था। बरेरा की हकीकत जानने के बाद हारिस पूरी तरह से टूट गया था। ज़ियार ने एक दोस्त होने का फर्ज निभाते हुए इसकी बहुत मदद की, इसका साथ निभाया, लेकिन शायद इसकी जिंदगी ही इतनी थी। डिप्रेशन की वजह से वो सिर्फ एक माह में इसकी मौत हो गई। इसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। अपने आखिरी वक्त में वो ज़ियार का नाम भी भुला चुका था। अगर कोई याद था तो सिर्फ बरेरा, जिसका नाम आज भी इसके कमरे की दीवार पर लिखा हुआ था। इसकी मौत ने ज़ियार को भी बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। हारिस की मोबाइल डिटेल में पिछले एक माह मुसलसल बरेरा को कॉल करते हुए गुजरा था, जिसमें कुछ कॉल्स बरेरा ने रिसीव की थी और बेहिसाब कॉल्स ऐसी थी जो इसने रिसीव ही नहीं की थी। बहुत सारे मैसेज में बस यही बात लिखी थी कि वो बरेरा से बेहद मोहब्बत करता है। वो दिन रात मेहनत करके इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, इसे जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। इसके रोने पर तड़पने पर भी बरेरा को रहम नहीं आया था। एक माह वो किस दर्द में रहा था ये सोचते हुए भी ज़ियार का दिल काम जाता था, लेकिन
बरेरा इसे ऐसे ही बुला चुकी थी जैसे हारिस नाम का किसी शख्स को वो जानती ही नहीं थी। जहां हारिस की मौत ने ज़ियाद से इसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया था, वहीं दूसरी तरफ इसने खुद को इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। वो खुद भी बरेरा जैसी लड़की को कभी अपने जीवन साथी के रूप में कबूल नहीं कर सकता था। हाँ, इसे एक पाक दामन, पाकीज़ा मासूम सी लड़की चाहिए थी। वो अपनी शरीके हयात के रूप में एक ऐसी लड़की को देखता था जो अपने मुकम्मल जज्बात के साथ इसकी ज़िंदगी में शामिल हो, और वो जानता था कि वो खुद भी एक ऐसी ही लड़की की काबिल है। इसने अपने जज्बात, अपने हयात, अपनी मोहब्बत एक इंसान के लिए महदूद करके रखी हुई थी। तो क्यों करता बरेरा जैसी लड़की से शादी जो अपने जज्बात को जगह जगह फरोख्त कर चुकी थी। हाँ, इसे बरेरा कबूल नहीं थी। इसके इनकार के बाद बाबा इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। जबकि बरेरा ने इससे शादी करने के लिए हामी भर ली थी और फिर हर वक्त सिकंदर साहब के साथ गुजारती। वो ज़ियार को अपनी पहली नज़र की मोहब्बत करार दे चुकी थी। वो इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। लेकिन ज़ियार की नज़रों में बरेरा की मोहब्बत करने का कोई हक नहीं था। वो दूसरों की मोहब्बत को इस्तेमाल करती थी। भला इन्हें भी मोहब्बत करने का हक होता है? बरेरा मोहब्बत का दावा कैसे कर सकती थी जबकि वो इस लफ्ज़ को मैंने से भी बेखबर थी। सबको बहुत समझाने के बाद भी बरेरा ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। इसने बरेरा से किसी किस्म का कोई तलक नहीं रखा, क्योंकि इसे देखते ही इसे अपने दोस्त हारिस की याद आती थी, जो आज इसकी वजह से इस दुनिया में नहीं रहा था। और बरेरा को इस बात का कोई अफसोस ना था। शादी के 1 माह के बाद इसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस औरत पर इसे भरोसा नहीं था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के बाद इसे पता चला कि वो बच्चा हारिस का है, और ये हारिस से इसकी मोहब्बत थी कि अब इसकी आखिरी निशानी को मरने नहीं दे सकता था। हाँ, इसने अपने दोस्त के लिए इस हकीकत को सबसे छुपा लिया। वो खुद घुटता रहा, मरता रहा, लेकिन इसने हारिस के बच्चे को मरने ना दिया। हादी इसके लिए बेहद अजीज था, क्योंकि वो उसकी जान से अजीज दोस्त की आखिरी निशानी था, और वो इसे नाजायज़ नहीं खिलवा सकता था। वो हारिस की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए इसने बरेरा को एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए ऑफर की। जब हादी पैदा हुआ तो वो तमाम तलखियां बुलाकर उसकी तरफ बढ़ा था। हाँ, वो इसे कबूल करने के लिए तैयार हो गया था। वो इसे हादी के लिए इसे एक मौका देना चाहता था, लेकिन जब बरेरा ने हादी को दूध में जहर देकर मारने की कोशिश की, तब वो हद पार कर गई थी। इसके बाद वो किसी मौके के लायक नहीं थी। वो हादी के मामले में बरेरा पर कभी यकीन नहीं कर सकता था, और वो जानता था कि अगर इसने बरेरा की हकीकत सबके सामने रखी तो बाबा को न जाने क्या हाल होगा। लेकिन हादी इसे छिन जाएगा। बरेरा ने इसे मारने की कोशिश की, इसके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि इसने मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल डिलीवरी केस के सबूत तैयार कर चुकी थी। जब हादी पैदा हुआ तो बेहद कमजोर था, लेकिन इस रिपोर्ट में हादी को एक 7 माह का बच्चा साबित कर दिया। इस वक्त ज़ियार को सिर्फ और सिर्फ हादी की जान बचाने की फिक्र थी। वो नहीं जानता था कि ये सारी रिपोर्ट्स कब तैयार करवाई गई। हादी के पैदा होने के पर इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था, और ज़ियार को सिर्फ और सिर्फ इसकी जान अजीज थी। इस वक्त वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बरेरा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पाया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बरेरा को कुछ करता या इसकी हकीकत किसी पर जाहिर करता तो कानूनी तौर पर अलग होने के बाद हादी को बरेरा के हवाले कर दिया जाता, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये बात साबित हो जाती कि हादी इसका नहीं बल्कि हारिस का बच्चा है, और वो इस पर किसी किस्म का कोई हक नहीं रखता। हादी के लिए इसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। निकाह से 1 हफ्ते बाद ही बरेरा के बारे में सारी हकीकत चाचू जान चुके थे। इसी वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ। चाचू ने आखिरी वक्त में ज़िया से बरेरा के लिए एक मौका मांगा था। उससे कहा था कि मेरी बेटी को तलाक देकर मुझे शर्मिंदा मत करना, चाहे तुम इसके साथ कोई तलाक रखो ना रखो, लेकिन इसे आजाद मत करना, वरना वो सही गलत का फर्क खत्म कर देगी। मेरी बेटी गलत है, तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन मैं बाप हूँ, अपनी बेटी को बददुआ नहीं दे सकता। इसे खुद से अलग मत करना यार, कि मैं ये सोचकर सुकून से मर सकूं कि मेरी बेटी महफूज है। इसने अपने मरते हुए चाचा से वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए बरेरा को तलाक नहीं देगा, लेकिन अगर बरेरा खुद इससे अलग होना चाहे, इसे तलाक मांगे तो वो इनकार नहीं करेगा। इसे लगा था कि कभी ना कभी बरेरा सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, वो एक अलग घर चाहती थी। वो किसी और मुल्क में रहना चाहती थी। इसे पैसा दौलत हर चीज़ चाहिए थी, लेकिन रोक टोक नहीं। वो हादी के लिए सब कुछ करने को भी तैयार हो गया था, लेकिन इसे हादी के वजूद से नफरत थी, और वो ज़िया से मोहब्बत का दावा करती थी, और ज़िया से मोहब्बत ही थी कि सबके बगैर रह सकती थी, लेकिन ज़िया के बगैर नहीं। अगर ज़िया की जगह कोई और होता तो वो कब की तलाक मांगकर यहाँ से जा चुकी होती। जबकि ज़िया को हासिल करने का जुनून ऐसा था कि वो दिन रात इसकी ताने बर्दाश्त कर सकती थी, इसके खानदान की गुलामी बर्दाश्त कर सकती थी, यहाँ तक कि सौतन बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन ज़िया से अलहदगी नहीं। लेकिन अब इसे पाजेब से खौफ आ रहा था। इतनी आसानी से पाजेब इसकी ज़िंदगी में आई थी कि ज़ियार को इससे मोहब्बत हुई। वो इसे निकाह करके इस हवेली में इसके बलबूते पर ले आया था, और वो कुछ भी ना कर सकी थी। ज़ियार ने इसके खेल इस पर लुटाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी, लेकिन इन 7 सालों में वो ज़ियार की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। इसे क्या पसंद था क्या नहीं, वो सब कुछ जानती थी, और बहुत आसानी से पाजेब को ज़ियार की ज़िंदगी से निकाल सकती थी, और वो ऐसा कर रही थी। इसे अपनी वो लड़ाई अच्छे से याद थी, और वो जानती थी कि ज़ियार बेहियाई से नफरत करता है। इसे इस तरह के लिबास से नफरत है। वो पाजेब को ऐसा लिबास हरगिज़ नहीं पहनने देगा। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब सामने सीढ़ियों से इसे पाजेब का हाथ में वो नीचे उतरता नजर आया था। इस वक्त वो इसी लिबास में थी जो सुबह ज़ियार इसके लिए लेकर आए थे। इसके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं थी। जबकि साथ उतरती वो निगाहें उठाती झुकाती, बार बार इसके चेहरे पर डालती, इसके लब मुस्कुराते और निगाहें झुका जाती। मतलब वो इसे नाराज नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा वो सोच रही थी, यानी कि अब अगला बार और खतरनाक करना होगा। वो पाजेब को नफरत भरी नजरों से देखकर लाली की जानिब मुतवज्जो हो गई थी, जो सबस रंग के खूबसूरत लहंगे में मेहंदी की दुल्हन बनी बेहद प्यारी लग रही थी। ज़िया ने पाजेब को लाली के पास छोड़कर साथ निगाहों से इशारा किया कि वो बरेरा के करीब न जाए, और ना ही वो बरेरा से बात करे। जबकि पाजेब सोच रही थी कि अगर बरेरा ने इसे बात करने की कोशिश की तो वो इसे नजरअंदाज कैसे करेगी। जबकि ज़ियार की निगाहें हर वक्त इसी पर थी। वो एक सेकंड के लिए भी इसे गालिब नहीं था। अब वो बरेरा को अपनी जिंदगी से खेलने का मौका नहीं दे सकता था।
स्नेहा ने इसके फोन पर 2 नाजुक मेहंदी से सजे हाथों के बीच इसका नाम लिखे तस्वीर भेजी तो बेसाख्ता ही इसके लब्बों को एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने छुआ था। एक खुशगवार एहसास इसके चारों तरफ फैल गया था और अगले ही लम्हे से स्नेहा के नंबर को पीछे करते लाली के नंबर पर कॉल कर डाली थी। दूसरी तरफ वो जो आराम से बैठी अपनी मेहंदी के सूखने का इंतजार करते हुए स्नेहा के डांस को एंजॉय कर रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर इसका नाम जगमगाता देखकर उछल पड़ी थी। ये भला क्यों फोन कर रहा है, यहाँ नहीं आ सकता था क्या? अब वो फोन पर जान निकालेगा। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हैरियत तो है ना? पार्लर वाली जो इसके बिल्कुल साथ बैठी थी, इसके पैरों पर मेहंदी लगा रही थी, इसके इस तरह से अचानक घबराने पर सवाल करने लगी। इसने नफी में सर हिलाया था। आपका फोन बज रहा है, साथ ही बैठी दूसरी लड़की ने कहा था। स्क्रीन पर मुझे लिखा साफ नजर आता है। इसने घबराहट को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की थी, जबकि पार्लर वाली ने बनाया बिना इसके किसी इशारे को समझे फोन को यस करते हुए इसके कान के साथ लगा दिया था। हेलो, इसकी आवाज से इसके मुंह से अल्फाज टूट कर निकले थे तो दूसरी तरफ लब्बों पर जानदार तो बस समाया था, मतलब कि इसके पसीने छूटने के लिए शेर का नाम ही काफी था। हेलो की बच्ची, इस मेहंदी को अपने बेहद करीब देखना चाहता हूँ, इसकी खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। आज रात आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। पहले ही बता रहा हूँ, किसी किस्म की कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं, वरना पछताओगी। फ्यूचर करीब में बिल्कुल भी अच्छा शो साबित नहीं होगा। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट लिए वो इसे धमका रहा था, जबकि दूसरी तरफ लाली खामोशी से बैठी इसको सुन रही थी, क्योंकि इतने लोगों के बीच में और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना? दूसरी तरफ से थोड़ी रोबदार आवाज में कहा गया। जी जी मैं सुन रही हूँ। वो घबरा कर बोली। ये ना हो कि जवाब ना पाकर वो अपनी मूछों समेत यहाँ पहुंच जाए, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। अब वो पहले जैसा नहीं था, जो थोड़ा बहुत डांट कर छोड़ देता। अब तो इसकी सजा भी बदल चुकी थी। पहले तो डांट का जान निकालता था, अब अपनी कुर्बत और बेबाक बातों से, मतलब कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है मेरे आने पर। शायद वो इसकी कंडीशन समझ गया था, तभी मजीद शौक हुआ। मैं बाद में बात करूंगी, फिलहाल बाद में नहीं, अभी मेरे सवालों का जवाब दो। अगर क्या आज रात में तुम्हारे कमरे में आने पर तुम्हें कोई इतराज है? वो उसकी बात काटते हुए बोला था। मैंने कहा ना, हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, वो मध्यम आवाज में बोली। इसके पास में घबराहट थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। कि वो एक ही बार में इसका बात कर नहीं बोल, इसकी लब्बों पर जुबान फेरते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। मतलब कि अब तुम मुझे इनकार करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ऐसा करने से मैं नहीं आऊंगा? वो रोबदार आवाज में बोला तो इसे मजीद मुश्किल में डालता इसका इम्तिहान ले रहा था। नहीं, मैं गुड, तुम्हें मुझे इनकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इनकार या इकरार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों का हक तुम निकाह से पहले रखती थी। अब तो तुम अपने आप पर भी अपना कोई हक नहीं रखती। वो एक बार फिर से इसकी बात काट गया था। ठीक है, आप मेहंदी लगाओ और खूबसूरत सी लगवाओ। मुझे मेहंदी से बड़े हुए हाथ बहुत ज्यादा पसंद है। मेहंदी से बड़े हुए हाथों का मतलब होता है खुशबू से बड़ी जिंदगी। इसलिए तुम अपने हाथों में भी कोई भी जगह खाली मत रहने देना, और बाकी मैं खुदा के कमरे में चेक करूंगा कि तुमने मेरी बात मानी है या नहीं। चलो शाबाश, अब तुम एंजॉय करो। तुम्हारी इंजॉयमेंट की खातिर ही तो मैं यहाँ बाहर फजूल लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। करना तो मुझे ये चाहिए था कि तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे प्यार बड़ी मीठी मीठी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा करने से तुम्हारी इंजॉयमेंट खराब हो जाती। सच बताओ, क्या पाकिज़ा चाची को तुमने मेरी शिकायत लगाई है ना? वो शक के अंदाज में बोला था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोला, ऐसे क्यों करूंगी? इस इल्जाम पर वो फौरन ही अपनी सफाई देने लगी थी। तुम ऐसा क्यों करोगी? ये बात मुझे बहुत अच्छी तुम ऐसा क्यों करोगी? ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानती हो। खैर, इन सब बातों को हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए तुम आजाद हो, खूब एंजॉय करो। वो कहते हुए फोन बंद कर गया था। इसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन सामने स्नेहा को इसकी तरफ शाती नजरों से देखते ही बस घूरने लगी थी। इसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो बाद में इसकी खूब बैंड बजाने वाली है। अब अचानक ही वो इसे अच्छा लगने लगा, तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर था? अब निकाह के बाद मोहब्बत तो हो ही जाती थी। इसने अपने दिल को समझाने के लिए एक मजबूत वजह तलाश कर ली थी, लेकिन मोहब्बत क्या वो शख्स के इतने करीब आ चुका था कि वो इसे मोहब्बत करने लगी थी? क्या यूं ही मोहब्बत हो जाती है बेवजह ही? वो इसे नापसंद तो कभी भी नहीं था, लेकिन इसे पसंद करने की भी कोई वजह नहीं थी इसके पास। मगर वो सबको पसंद था। ज़ियार ने कहा था कि वो इसके लिए एक बेहतरीन साथी है, और वो हमेशा इसके लिए इसकी पहली पसंद था। पापा को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि इन्हें तो ये इनकी बेटी की खुशकिस्मती लगी थी। अपनी बेवकूफ़ बेटी के लिए इतने होनहार भतीजे का रिश्ता पाकर बेहद खुश थी, और वो भी इस रिश्ते से खुश थी, क्योंकि इस रिश्ते में सबकी खुशी थी। और अब तो इसके अपने दिल में भी गुदगुदी होना शुरू हो चुकी थी। इसके दिल ने चुपके से सरगोशी में कहा था कि तुम्हें मोहब्बत हो रही है, या शायद हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो इस बात को कबूल नहीं करना चाहती थी। वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। हानिका के बाद इसके दिल में एक नन्ही सी ख्वाहिश ने जगह बनाई थी, और वो ये ख्वाहिश थी कि इसका मुझसे खुद इससे इजहार मोहब्बत करे, और वो जानती थी कि ऐसा जरूर होगा। वो शख्स खुलकर अपने जज्बात का इजहार करने वाला है। इसे जो चीज़ अच्छी या बुरी लगती है, वो खुले दिल से इसका इतराफ करता था। तो क्या अपनी मोहब्बत का नहीं करेगा? लाली ने सोच लिया था कि जिस दिन इजहार मोहब्बत करेगा, इसी दिन वो अपने दिल की इन सरगोशियों को सुनकर अपने दिल खोलकर अपने मुझर के सामने रख देगी।